1 लाख साल पहले सिस्टम तुम्हें डोरो कॉन्टिनेंट में ले आया और तुम पैदा हुए एक नन्हे ख्वंशु यानी बेहद ठंडी बर्फीली चिड़िया के रूप में। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन तभी सिस्टम की एनर्जी खत्म हुई और वह मौके पर ही टपक गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। अच्छा हुआ मरने से पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पैक छोड़ गया था। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एक मार्शियल सोल, एक पूरी तरह नेचुरल और हार्मलेस ऑलराउंड एनहांसमेंट पोशन और एक ऐसी सोल ट्रेजर स्टोरेज रिंग जो जिंदा चीजों को भी अंदर रख सकती थी। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये गिफ्ट पैक तभी इस्तेमाल हो सकता था जब तुम इंसानी रूप ले लो। मतलब है तुम वहीं शांत हो गए। इंसानी रूप लेने के लिए पूरे 1 लाख साल चाहिए थे। बस फिर क्या था, शुरू हो गई तुम्हारी 1 लाख साल की ख्वाहिशों वाली जिंदगी। जन्म के वक्त तुम्हारी माँ करीब 20,000 साल पुरानी ख्वाहिशों थी। पहले 1000 से ज्यादा साल माँ की प्रोटेक्शन में जिंदगी ठीक ठाक चलती रही, लेकिन एक दिन माँ की भिड़ंत अपनी ही उम्र की एक दूसरी बर्ड टाइप ख्वाहिशों से हो गई। हालत नाजुक होते ही माँ ने पावरफुल विंड स्किल से तुम्हें दूर उड़ा दिया। तुम रुकते ही वापस बैटल में उड़कर आए, लेकिन कुछ घंटों बाद वहां सिर्फ माँ की लाश मिली। तुमने माँ को एक गुफा में दफना दिया और बर्फ से पूरा ढक दिया। उस दिन के बाद तुम बेहद संभल कर जीने लगे। फिर 7,000 नहीं, पूरे 70,000 साल से ज्यादा बीत गए और तुम्हें माँ का हत्यारा मिल गया। वो मरा नहीं था, लेकिन बुरी तरह घायल था। उसकी कल्टीवेशन तुमसे 20,000 साल ज्यादा थी, फिर भी वो 1 लाख साल की सीमा तक नहीं पहुंचा था। तुमने मौका देखते ही माँ का बदला ले लिया। 1 लाख साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना बाकी था, तभी तुम्हें ये आइस केव मिली। तुमने सोल स्किल से गुफा का रास्ता बंद किया और इंसानी रूप लेने का फैसला कर लिया, और अब आखिरकार तुम इंसानी रूप में बाहर आ चुके थे। इन पूरे 1 लाख सालों को याद करके तुम्हें बस एक ही चीज महसूस हुई, घोर फ्रस्ट्रेशन। कितनी बार बुरी तरह घायल हुए, कितनी बार मौत के मुंह से वापस आए। तुम्हारे पास सिस्टम को दिल खोलकर गाली देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। गुस्सा पूरा निकालने के बाद कम से कम एक बात तो हो गई, तुम इंसान बन चुके थे। तुमने गिफ्ट पैक से स्टोरेज रिंग निकाली। उसका कोई नाम नहीं था, तो तुमने उसका नाम रख दिया बिंग यूए, क्योंकि पूरी रिंग आइस ब्लू थी, बिल्कुल तुम्हारे पंखों जैसी, और ऊपर मून जैसा डिजाइन भी बना था। बिंग यूए का स्पेस काफी बड़ा था और उसमें जिंदा चीजें भी रखी जा सकती थीं। तुमने पास पड़ी अपनी माँ के 9 आइस ब्लू फेदर्स भी अंदर रख दिए। माँ को दफनाते वक्त तुमने इन्हें संभाल कर रखा था। इनके अलावा वहाँ कुछ वियर्ड चीजें भी थीं। ये सब वो सामान था जो इंसान मरने से 1-2 साल पहले तुम्हारे आर्कटिक रीजन में आने के बाद वहीं मारे गए थे, और तुमने उनकी लाशों से इकट्ठा किया था। तुमने सारे स्टोरेज आइटम्स खोलकर यूजफुल सामान अलग किया। कुछ साफ कपड़े, 10-15 सोल टूल्स, कुछ बॉटल्स ऑफ पिल्स और सोल टूल्स बनाने वाली मेटल्स। पिल्स का इफेक्ट पता नहीं था, इसलिए तुमने उन्हें छुआ तक नहीं। फिर एक सोल डैगर निकाला और कपड़ों की स्लीव्स और पैंट लेग्स काट डाली। शूज पहने नहीं जा सकते थे, तो तुमने उन्हें भी छोड़ दिया। वैसे भी तुम्हारा असली रूप एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड था, इसलिए ठंड से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कपड़े पहनकर तुम वहीं बैठ गए। फिर वो कलरफुल बॉटल निकाली, वही नेचुरल और हार्मलेस ऑलराउंड एनहांसमेंट पोशन जो फिजिक, स्पिरिट और स्टैमिना वगैरह सब बढ़ाती थी। तुमने थोड़ा भौहें सिकोड़कर बॉटल खोली और पूरा पी गए। उफ उफ, मुझे पता ही था इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। पोशन ने जल्दी इफेक्ट दिखाना शुरू कर दिया। तुम्हारी स्पिरिट और फिजिक धीरे धीरे मजबूत होने लगी। आधे घंटे बाद एनहांसमेंट रुक गया। तुमने मुट्ठी भींच कर देखा, इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं था। एक सियान ब्लू और एक आइस ब्लू लाइट धीरे धीरे उभरने लगी, जो रिस्पेक्टिवली विंड और आइस को रिप्रेजेंट कर रही थीं। फिर रेड ग्लो धीरे धीरे तेज हुआ और आखिर में उसमें से एक येलो लाइट निकली। येलो लाइट स्टार लाइक चमक में बदल गई और एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड का पहला सोल रिंग बन गया। तुमने आंखें खोली, आइस ब्लू लाइट चमकी। हो गया, अब बाहर निकलने का टाइम था। तुम्हें नहीं पता था अभी कौन सा एरा चल रहा है। हजारों नहीं, लाखों साल पहले आसमान और धरती का रंग बदल चुका था और 3 गॉड्स एक साथ सामने आए थे। वो टैंग सान का एरा था। कुछ 1000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट भी डुलुओ कॉन्टिनेंट से टकरा चुका था। तुमने लंबी सांस ली। उम्मीद है ये अल्टीमेट डुलुओ वाला एरा हो। अगर मुझे स्टोरी पता है तो दिमाग को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। तुम आइस कवर्ड केव एंट्रेंस तक पहुंचे। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड का पोजेशन एक्टिवेट किया और पीठ के पीछे विशाल विंग्स उभर आए। आइस और विंग्स एक साथ फड़फड़ाए। 2 आइस फेदर्स तुरंत जमा हुए और केव एंट्रेंस की बर्फ पर जोरदार हमला कर दिया। बर्फ टूट गई। ठंडी हवा उड़ती हुई स्नो के साथ बाहर चली गई। आइस फेदर्स करीब आधा मीटर लंबे थे। स्पीड तेज थी और पावर भी काफी ज्यादा। बस अफसोस, इनमें पॉइजन नहीं था और एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 ही लॉन्च किए जा सकते थे। तुम अचानक हंस पड़े। ये तो बिना पॉइजन वाला जूगे डिवाइन क्रॉसबो जैसा लग रहा है। अभी इसकी पावर शायद असली जूगे डिवाइन क्रॉसबो से कम थी, लेकिन तुम्हारे साथ ये भी ग्रो करने वाला था। तुमने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली आइस केव को आखिरी बार देखा और विंग्स फैलाकर एक्सट्रीम नॉर्थ के बाहर उड़ गए। अब श्रेक में सी सोल अकेडमी का डीन यंग मास्टर यान था। इसका मतलब चाहे अल्टीमेट डुलुओ की स्टोरी अभी शुरू न हुई हो, फिर भी ज्यादा दूर नहीं थी। भले ही 100-150 साल का फर्क हो, तुम वेट कर सकते थे।
आखिर अभी तुम खुद भी बच्चा ही थे और गॉड बनने का सवाल तुम्हें अभी से सोचना ही पड़ेगा। अगर गॉड रियल्म का बुलावा नहीं आया, डिवाइन इनहेरिटेंस नहीं मिला या इनहेरिटेंस फेल हो गई, तो फिर रेन हाओ और टैंग सान की बेटी के मैं बेस पर हमला करके बदला लेना पड़ेगा और गॉड रियल्म में एंट्री की जगह हासिल करनी होगी। खुद से गॉड बनना आसान नहीं था। सिस्टम ने तुम्हें एक और मार्शियल सोल दिया भी होता, फिर भी तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। जब तक सिस्टम मौजूद होता शायद बात अलग थी। अफसोस वो तो 1 लाख साल पहले ही टपक चुका था। जो भी हो, तुम्हें श्रेक एकेडमी जरूर जाना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि श्रेक में टाइटल डुलुओ की कमी नहीं थी। खासकर फ्रेशमन डॉर्मिटरी के बाहर तो म्यूएन जैसा बूढ़ा भी पड़ा रहता था। अगर तुम सीधे अकड़कर अंदर चले गए और किसी ने तुम्हारी ख्वाहिशों ट्रांसफॉर्मेशन पहचान ली तो पकड़े जाना लगभग तय था। मूलाओ शायद तुम्हें नहीं मारेगा, लेकिन यन शाओ वैसा बिल्कुल नहीं था। और भाई, तुम्हें मरना पसंद नहीं था, इसलिए तुमने सोचा पहले आइस एंड फायर यिन यांग वेल चले जाते हैं। टेस्ट पास करके ऐसी इमॉर्टल हर्ब ढूंढेंगे जो तुम्हारी ऑरा छिपा सके। लेकिन अब तुम सक्सेसफुली रास्ता भटककर डूलिंग एम्पायर की टेरिटरी में पहुंच चुके थे। हाथ में मैप लेकर भी रास्ता गलत कर दिया। क्या ही टैलेंट थे तुम। तुम सड़क पर चलते रहे और आंखें बार बार इधर उधर घूमती रहीं। वैसे तुमने ये भी सोचा था कि पहले सोल एम्परर लेवल तक पहुंचकर मैच्योर स्टेज में एंटर करूं, फिर श्रेक जाऊं, तब ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन छोड़ो, फैसला ऐसे करते हैं। अगर सनसेट फॉरेस्ट से ऑरा छिपाने वाली इमॉर्टल हर्ब मिल गई तो श्रेक जाएंगे, और अगर नहीं मिली तो सोल एम्परर बनने तक वेट करेंगे। फैसला होते ही तुम्हारी सांस थोड़ी हल्की हुई। तुम्हें चॉइस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी तुम्हारा माथा किसी चीज से टकरा गया। बहुत सॉफ्ट था। तुमने सिर उठाया और आंखें तुरंत चमक उठी। ओहो, कितनी सुंदर लड़की है। सामने वाली लड़की करीब 14 साल की थी। उसके गोल्डन लॉन्ग हेयर बड़े बड़े वेव्स में पीछे फैले हुए थे और चेहरे पर अभी से ऐसी खूबसूरती थी कि किसी को भी देखते रहना पड़े। बस उसकी आंखों में पूरा सैडनेस था और भौहों के बीच हल्की चिंता साफ दिख रही थी। तुम मुस्कुराए और बोले, हेलो प्रिटी गर्ल। गोल्डन हेयर्ड लड़की ने भी हल्की सी जेंटल स्माइल दी। अरे छोटे भाई, हेलो। आगे से चलते वक्त नीचे मत देखा करो, काफी डेंजरस है। इतना कहकर उसने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और सीधे तुम्हारे पीछे किसी दिशा में चली गई। तुम उसकी पीठ देखते रहे, थोड़ा सोचा, फिर उसके पीछे चल पड़े। कारण तुम्हें खुद नहीं पता था, लेकिन इंस्टिंक्ट कह रही थी कि ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये 10,000 नहीं, पूरे 1 लाख साल जीने के बाद वाली इंस्टिंक्ट थी। तुम चुपचाप उसके पीछे लग गए। जल्दी ही वो एक ऑक्शन हाउस में घुस गई। तुमने थोड़ी देर सोचा, फिर पास के एक छोटे बार में चले गए। बाहर निकले तो शरीर पर ब्लैक रोब थी। कपड़े खरीदते वक्त साथ में ये भी ले ली थी। सोचा नहीं था इतनी जल्दी काम आ जाएगी। तुम ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़े। गेट पर पहुंचते ही एक फीमेल अटेंडेंट ने रोक लिया। छोटे सर, क्या आपके पास एंट्री पास है? उसका एटीट्यूड काफी पोलाइट था। तुम्हें छोटा देखकर उसने कोई लापरवाही नहीं की। तुमने देखा अंदर जाने वाले हर व्यक्ति के हाथ में रेक्टेंगुलर फाई था। सबसे ज्यादा रेड वाले थे, सिल्वर और गोल्ड भी थे। तुम कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी सोल पावर दिखाई और भारी आवाज में बोले, मैं सामान ऑक्शन करने आया हूँ। तुमने एक डैगर और अपने शरीर के साइज से बिल्कुल उल्टा दिखने वाली सोल कैनन निकाल ली। सोल डैगर की स्टार्टिंग प्राइस 1000 गोल्ड सोल कॉइन्स और सोल कैनन की 5000 गोल्ड सोल कॉइन्स रखी गई। दोनों की कीमत ज्यादा नहीं थी। अप्रेजर ने कहा कि ये किसी फेमस मास्टर की बनाई हुई चीजें नहीं है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम यहाँ पैसे के लिए आए ही नहीं थे, लेकिन तुम्हें साफ पता था कि बीच में निकलना पड़ेगा। अभी तुमने अप्रेजर की आंखों में ग्रीड देखी थी। ऊपर से तुमने ऑक्शन हाउस के गेट पर ही सोल टूल्स निकाल दिए थे। पक्का कोई ना कोई तुम्हें याद रख चुका होगा। सावधानी रखना जरूरी था। ऑक्शन स्मूथली चलती रही। तुम वीआईपी रूम से बैठे बैठे हॉल में मौजूद गोल्डन हेयर्ड लड़की को आसानी से देख पा रहे थे। तभी एक ऑक्शन आइटम सामने आया और तुम्हारा ध्यान तुरंत उसकी तरफ चला गया। लेवल 5 मिल्क बॉटल। बाकी सोल टूल्स तुम्हें ज्यादा याद नहीं थे, लेकिन मिल्क बॉटल अच्छी चीज है, ये तुम्हें याद था। और ये लेवल 5 था। तुमने बिना सोचे बिडिंग शुरू कर दी। आखिर में 65,000 गोल्ड सोल कॉइन्स में उसे खरीद लिया। अगला ऑक्शन आइटम आते ही गोल्डन हेयर्ड लड़की सीधी होकर बैठ गई और विजिबली नर्वस हो गई। शुअनवू डिवाइन पिल, स्टार्टिंग प्राइस 6000 गोल्ड सोल कॉइन्स। ऑक्शनियर के मुंह से नाम निकलते ही और गोल्डन हेयर्ड लड़की का रिएक्शन देखते ही तुम्हारी मेमोरी में कहानी का कोई हिस्सा जैसे कनेक्ट हो गया। 30,000 पहली बार, 30,000 दूसरी बार, 30,000, 35,000। तुमने तुरंत आवाज लगा दी। ये लोग इतनी तेजी से प्राइस बढ़ा रहे थे कि तुमने मन ही मन उन्हें फिर एक बार गाली दे दी। जब स्टार्टिंग प्राइस 6000 बोली गई थी, तभी तुमने गोल्डन हेयर्ड लड़की को मुट्ठी भींचते देखा था। फिर उसने हाथ ढीला छोड़ दिया। वो साफ तौर पर बहुत अनविलिंग थी। आखिर शुअनवू डिवाइन पिल भी तुमने 35,000 गोल्ड सोल कॉइन्स में खरीद ली। मिल्क बॉटल और शुअनवू डिवाइन पिल वीआईपी रूम में पहुंचा दिए गए। इसके बाद तुमने 40,000 से ज्यादा गोल्ड सोल कॉइन्स और दिए, क्योंकि सोल कैनन और सोल डैगर ज्यादा ऊंची कीमत पर बिके ही नहीं थे। तुम वीआईपी रूम में बस कुछ मिनट रुके और बिना किसी हेजिटेशन के निकल गए।
अच्छी बात यह थी कि पीछे कोई टेल नहीं थी। तुमने राहत की सांस ली। तुम अभी सिर्फ लेवल 12 थे। अगर किसी ने तुम्हें टारगेट कर लिया तो काफी डेंजरस था। तुमने ब्लैक रोब उतारी और ऑक्शन हाउस के सामने एक हिडन जगह पर गोल्डन हेयर्ड लड़की का इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद ऑक्शन खत्म हुआ और लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। तुमने आखिर उसे देख लिया। उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं थी। तुमने हल्का सा माथा सिकोड़कर उसका पीछा किया। वो एक काफी पुरानी और टूटी फूटी वार्डरोब के सामने जाकर रुक गई। उसके चेहरे की सैडनेस अचानक ठंडी हो गई। बाहर आ जाओ। तुम चौंक गए। क्या वो तुमसे बोल रही थी? पूरे रास्ते से मेरे पीछे आ रहे हो, अब भी बाहर नहीं आओगे? छोटे भाई, तुम थोड़ा ऑकवर्ड हो गए। तुम्हें लगा था उसका मूड इतना खराब है कि वो आसपास ध्यान ही नहीं देगी, लेकिन उसने तुम्हें पकड़ लिया था। वो बड़ी कोइंसिडेंस है शौजेजे, गोल्डन हेयर्ड लड़की ने ठंडी आवाज में कहा। हाँ, काफी कोइंसिडेंस है। छोटे भाई, मेरा पीछा करने का कोई रीजन है? कहीं मेरे साथ टकराना भी जानबूझकर तो नहीं था? तुमने तुरंत अपनी सांस नॉर्मल की और समझाया, वो सच में जानबूझकर नहीं था। जहां तक रीजन की बात है, अगर मैं कहूं कि तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुम पसंद आ गई थी, तो क्या शौजेचे मानोगी? तुम्हें क्या लगा मैं मान लूंगी? अगर मेरी उम्र का कोई लड़का ऐसा कहता तो शायद मैं मान भी लेती, लेकिन तुम तो अभी सिर्फ 6 साल के बच्चे हो। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो तुम फिर भी हंसते रहे। चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि सच बोल रहे हो या मजाक। तो बड़े होकर फिर कहना। इतना बोलकर गोल्डन हेयर्ड लड़की वार्डरोब के अंदर जाने लगी। 1 मिनट शौजेजे, आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम यूबिंग है। गोल्डन हेयर्ड लड़की का शरीर हल्का सा रुक गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जियांग नानन, तुम्हारा शरीर एक पल के लिए कांप गया। गोरेन, तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा। मतलब तुम हुओ युहाओ से भी छोटे हो। जियांग नन्नन वार्डरोब में जाने ही वाली थी कि तुम्हें आखिर होश आया। शौजेचे, 1 मिनट। जियांग नन्नन ने भौहें सिकोड़ ली। और क्या है? उसकी आवाज बेहद कोल्ड थी। आखिर किसी का पीछा किया जाए तो वो भला पोलाइट क्यों रहेगी? तुम थोड़ा हेल्पलेस हुए। सच में मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है। तुमने बिंग यूएसए शुअनवू डिवाइन पिल वाला बॉक्स निकाला। साथ ही एक ऐसी पेट सोल आइलैंड रिंग निकाली जिसमें 3000 गोल्ड सोल कॉइन्स थे। दोनों चीजें जियांग नन्नन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, शौजेजे, इस बॉक्स में शुअनवू डिवाइन पिल है और इस रिंग में 3000 गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। शुअनवू डिवाइन पिल? जियांग नन्नन की आवाज अचानक ऊंची हो गई। अभी ऑक्शन में शुअनवू डिवाइन पिल खरीदने वाला तुम ही थे। उसे लगा था कि कोई बूढ़ा आदमी इसे लेकर गया है। उसने ऑक्शन हाउस से उस आदमी को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन ऑक्शन हाउस वीआईपी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करता था। उसे क्या पता था कि वो इंसान तुम थे? उसकी नजर तुम्हारे हाथ में मौजूद शुआनवू डिवाइन पिल पर टिक गई। आंखों में साफ डिजायर था। अगर ये पिल मिल जाए तो उसकी माँ की बीमारी का इलाज हो सकता था। छोटे भाई, तुम्हें कैसे पता कि मुझे शुअनवू डिवाइन पिल चाहिए? इतनी आसानी से मुझे दे रहे हो, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है? उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा पोलाइट था, लेकिन दिमाग अभी भी पूरी तरह क्लियर था। कोई भी बिना रीजन के हजारों गोल्ड सोल कॉइन्स की शुअनवू डिवाइन पिल किसी को नहीं देता। तुम आगे बढ़े और शुअनवू डिवाइन पिल के साथ सोल आइलैंड रिंग भी उसके हाथ में रख दी। शौजेचे, ज्यादा मत सोचो। मेरा कोई पर्पस नहीं है। अगर कुछ है भी तो बस तुम्हारा नाम जानना था। मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब मुझे पता चल गया। मेरा पर्पस भी पूरा हो गया। शुअनवू डिवाइन पिल को मेरी तरफ से थैंक्स समझ लो। बस इतना ध्यान रखना कि कहीं तुम्हें लगे ये फेक है। और हाँ, अपनी सोल पावर से अपनी माँ के शरीर में एनर्जी सर्कुलेट करना। हालांकि तुम्हारी सोल पावर में शुआनमिंग सेक्ट की डायरेक्ट लाइन वाली ऑरा नहीं है, फिर भी इससे तुम्हारी माँ इसे थोड़ी तेजी से एब्जॉर्ब कर पाएगी। वैसे मुझे भी कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम्हें ओरिजिनल स्टोरी में शुआनवू डिवाइन पिल वाला हिस्सा थोड़ा बहुत याद था, लेकिन ज्यादा क्लियर नहीं था। ऑक्शन में कुछ बात ठीक से सुनाई नहीं दी थी, लेकिन जब तुमने शुआनवू डिवाइन पिल देते वक्त खास तौर पर पूछा, तभी तुम्हें याद आया कि एनर्जी सर्कुलेट करने से एब्जॉर्प्शन स्पीड भी बढ़ सकती है। इतना बोलकर तुम मुड़े और वहां से जाने लगे। अचानक तुम्हारे कदम रुक गए। तुमने पीछे मुड़कर कहा, ओह हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुआनमिंग सेक्ट से अभी कोई कांटेक्ट है या नहीं। अगर है तो मेरी सलाह है कि थोड़ा डिस्गाइज कर लेना और अपनी माँ को लेकर सीक्रेटली रातों रात चुपचाप निकल जाना। सावधानी के लिए, आखिर उन सेक्ट वालों में भी हर कोई अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की बात पूरी न हो और सही मौका भी न मिले तो वो कुछ गलत हरकतें कर सकते हैं। जियांग नन्नन फिर चौंक गई। वो तो तुम्हें गोल्ड सोल कॉइन्स वापस करना तक भूल गई थी। शुअनवू डिवाइन पिल वो मना नहीं कर सकती थी, लेकिन गोल्ड सोल कॉइन्स लेना उसे सही नहीं लग रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि उसका शुअनमिंग सेक्ट से कांटेक्ट है? जब तक उसे होश आया तुम गायब हो चुके थे। जियांग नन्नन ने हल्के से होंठ काटे और मेडिकल हॉल में चली गई। वार्ड में उसकी माँ अभी भी बेहोश थी। जियांग नन्नन ने शुअनवू डिवाइन पिल निकाली, थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर अपनी माँ को खिला दी और सोल पावर से एनर्जी सर्कुलेशन शुरू कर दी। समय बीतता गया। उसकी माँ की स्किन के नीचे हल्की सायान ग्लो दिखाई देने लगी। कमजोर दिल की धड़कन भी धीरे धीरे मजबूत होने लगी और चेहरे पर भी थोड़ी रेडनेस लौट आई। जियांग नानन की सोल पावर पूरी तरह ड्रेन हो गई। उसके पेल चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने मेडिकल हॉल के बाहर देखा, उसी डायरेक्शन में जहाँ तुम गए थे। उसके होंठ हल्के से हिले। छोटे, यूं मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी। थोड़ी देर सोल पावर रिकवर करने के बाद जियांग नानन ने जल्दी से सामान समेटा, कपड़े बदले और एक हट पहन ली।
उसने अपने खूबसूरत चेहरे को भी जानबूझकर गंदा कर लिया। आसमान अंधेरा हो चुका था। उसने अपनी माँ को पीठ पर उठाया और सीधे सिटी गेट से बाहर निकल गई। उधर शुआनमिंग सेक्ट में चेन वैन सिर झुकाकर रिपोर्ट कर रहा था। सेक्ट मास्टर, आपने जिन 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया था उनमें से एक आज शाम साउथ सिटी गेट से निकल गई। शुआनमिंग सेक्ट मास्टर ने उसकी तरफ देखा। कारण पता है? चेन वैन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सेक्ट मास्टर, ये लड़की उन तीनों में सबसे खूबसूरत है, टैलेंट भी काफी अच्छा है। सेकंड यंग मास्टर की तरह ये भी श्रेक एकेडमी की स्टूडेंट है। उसकी माँ के हार्ट की प्रॉब्लम है और उसे हमारी शुअनवू डिवाइन पिल से इलाज चाहिए, इसलिए वजह समझ में आती है। लेकिन उसका पहले इरादा पिल खरीदने का था। मैंने उसे ओरिजिनल प्राइस बताया और ये भी बताया कि हमारे ऑक्शन हाउस में जल्द ही एक शुअनवू डिवाइन पिल ऑक्शन होने वाली है। प्राइस सुनकर वो काफी डेस्परेट लग रही थी। आखिर में उसने कहा कि वो सोचकर बताएगी और चली गई। आज दोपहर वो ऑक्शन में गई। शुअनवू डिवाइन पिल किसी वीआईपी गेस्ट ने खरीद ली, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है बाद में उसे शुअनवू डिवाइन पिल की जरूरत नहीं रही और वो अपनी माँ को लेकर सीधे सिटी से बाहर निकल गई। मेरा अंदाजा है कि शायद उसने उस वीआईपी गेस्ट को ढूंढ लिया और उनसे शुअनवू डिवाइन पिल ले ली, लेकिन उसे डर था कि हमारा शुआनमिंग सेक्ट उसे किसी काम के लिए फोर्स करेगा, इसलिए वो निकल गई। शुआनमिंग सेक्ट मास्टर के मुंह का कोना हल्का सा फड़का। हमारा शुआनमिंग सेक्ट इतना भी घटिया नहीं है कि ऐसी हरकत करे। अगर वो चली गई है तो जाने दो, बाकी 2 लड़कियों में से किसी एक को चुन लो। चेन वैन थोड़ा हेजिटेट हुआ। जी सेक्ट मास्टर, लेकिन जो लड़की गई है उसकी अपीयरेंस। सेक्ट मास्टर आप? शुआनमिंग सेक्ट मास्टर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। दूसरों को फोर्स करना हमारे शुआनमिंग सेक्ट का काम नहीं है, और वैसे भी हमारा शुआनमिंग सेक्ट इतना बड़ा है कि क्या हम आगे चलकर एक खूबसूरत लड़की भी नहीं ढूंढ सकते? चेन वैन ने सिर हिलाया। समझ गया सेक्ट मास्टर, मैं अभी बाकी दोनों लड़कियों से बात करता हूँ, जाओ। चेन वैन बाहर निकल गया। उधर जियांग नानन ने सिटी से ज्यादा दूर नहीं एक छोटे गांव में घर रेंट पर लिया और फिलहाल अपनी माँ के साथ वहीं रहने लगी। और तुम यू बिंग भी तैयार होकर सनसेट फॉरेस्ट की तरफ निकल चुके थे। जियांग नन्नन से मिलना एक एक्सीडेंट था, लेकिन इसी एक्सीडेंट ने तुम्हें करंट टाइमलाइन कंफर्म कर दी। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन गलत नहीं थी तो अगले साल हुओ युहाओ श्रेक में एडमिशन लेने वाला था। इमॉर्टल हर्ब मिले या न मिले तुम्हें श्रेक जाना ही पड़ेगा। तुमने अभी ये सोचा ही था कि अचानक रुक गए। 1 मिनट, हुओ युहाओ के एडमिशन का तुमसे क्या लेना देना? तुम मुझसे कई साल छोटे हो। तुमने आसपास का एनवायरनमेंट और ऊपर का स्टारी स्काई देखा और अचानक चेहरा लटका लिया। मेरी तो ऐसी की तैसी, मैं इतना जल्दी किस बात के लिए कर रहा हूँ? इमॉर्टल हर्ब मिलेगी भी या नहीं? श्रेक जा भी पाऊंगा या नहीं? अभी कुछ पता नहीं। मैं इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहा हूँ? आखिर में तुम एक पेड़ की ब्रांच पर लेट गए और सो गए। रास्ता काफी अनकंफर्टेबल था। 15 दिन बाद सनसेट फॉरेस्ट के अंदर तुम सामने मौजूद पॉइजन बैरियर को देखकर सीधे ब्लैंक हो गए। मैं इस पॉइजन बैरियर को भूल कैसे गया? और क्या था? 7 कलर्ड पॉइजन बैरियर, फिर 7 एब्सोल्यूट फ्लावर, पॉइजन क्लाउड, और आखिर में शायद माउंटेन वॉल पर वो बेहद पॉइजनस वाइन्स भी थीं। अच्छा हुआ इन 1 लाख सालों में तुम बीच बीच में स्टोरी याद करते रहते थे, वरना अब तक सब भूल चुके होते। तुम जल्दी ही सोच में पड़ गए। नहीं, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। मैं प्रॉब्लम ये है कि अंदर जाऊं कैसे? एक्सट्रीम आइस 100 पॉइजन्स को काउंटर कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड सिर्फ टॉप टियर आइस एट्रीब्यूट थी, एक्सट्रीम आइस तक नहीं पहुंची थी। तुम पॉइजन बैरियर को घूरते रहे। क्या ऐसे ही वापस लौट जाऊं? नहीं, 5 बार रास्ता भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ। ऐसे वापस नहीं जा सकता। लेकिन तुमने बिंग यूए से एक आइस ब्लू छोटी फ्लावर निकाली। उसमें 3 पेटल्स थे और उनका शेप आधे वाटर ड्रॉपलेट्स जैसा था। ये एक स्पिरिट फ्लावर थी जो तुम्हें थ्वंचो रहते हुए एक्सीडेंटली मिली थी। इमॉर्टल हर्ब नहीं थी, लेकिन थोड़े समय के लिए एट्रीब्यूट बूस्ट दे सकती थी और तुम्हारे आइस एट्रीब्यूट को एक्सट्रीम आइस में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। बस 3 घंटे के लिए। 3 घंटे बाद तुम्हारा आइस एट्रीब्यूट कई दिनों तक वीक हो जाता था। उस समय तुम्हें ऐसी सिर्फ 4 फ्लावर्स मिली थीं। पहली वेस्ट हो गई थी, 2 दूसरी जान बचाने में काम आई थी, और ये आखिरी वाली थी। तुमने उसे कुछ देर देखा, फिर वापस रख दिया। इसके बाद तुम मुड़े, मार्शियल सोल एक्टिवेट किया और आसमान की तरफ उड़ते हुए हेवन सोल एम्पायर की कैपिटल टियांडू सिटी की ओर निकल गए। तुम्हें मिल्क बॉटल्स खरीदने थे। 1 दिन बाद तुम फिर पॉइजन बैरियर के बाहर लौटे। इस बार तुम्हारे पास 30 लेवल 2 मिल्क बॉटल्स थे, साथ में एक लेवल 60 डिफेंसिव सोल टूल भी था। एक बार चार्ज करने पर उसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था और हर बार करीब 1 घंटे तक चलता था। इसके अलावा तुमने एक फिक्स्ड सोल टूल कैनन और 2 लेवल 6 फिक्स्ड सोल टूल शेल्स भी खरीदे थे। दोनों हाई एक्सप्लोजिव और इंसेंडियरी टाइप के थे। इनका काम आखिरी वाली पॉइजनस वाइन्स से निपटना था, लेकिन बीच में एक्सीडेंट हो गया। ब्लैक रोब पहने होने के बावजूद तुम्हें एक सोल एंसेस्टर और एक सोल एल्डर ने स्पॉट कर लिया। तुम्हें मजबूरी में एक फिक्स्ड सोल टूल शेल इस्तेमाल करना पड़ा। एक आदमी मौके पर ही ब्लास्ट में मारा गया, दूसरा सीरियसली इंजर्ड हुआ और तुम्हारी आइस थॉर्न ने उसके हार्ट को सीधे पियर्स कर दिया। ये याद आते ही तुम्हारे दांत गुस्से से कटकटाने लगे। वो शेल क्रिटिकल मोमेंट पर जान बचा सकता था और यहाँ बेकार चला गया। दोपहर को तुमने पूरा सामान दोबारा चेक किया, फिर सोल टूल शील्ड एक्टिवेट किया और वो आइस ब्लू फ्लावर खा ली। एट्रीब्यूट एनहांसमेंट शुरू हुआ। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड पोजेशन, एक्सट्रीम कोल्ड ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई।
तुमने एक मिल्क बॉटल पकड़ा और सीधे पॉइजन बैरियर के अंदर घुस गए। जहां जहां तुम गुजरते चारों तरफ कोल्ड करंट फैलती और बड़ी मात्रा में पॉइजन बैरियर पाउडर बनकर बिखर जाता। तुमने तेजी से रास्ता खोजा। जल्द ही तुम 7 कलर्ड पॉइजन बैरियर और बियाइलिंग पॉइजन क्लाउड के अंदर पहुंच गए। एक्सट्रीम कोल्ड ऑरा ने पूरे शरीर को कवर कर रखा था, इसलिए डेडली पॉइजन पास तक नहीं आ पा रहा था। सोल टूल शील्ड लगातार करोशन झेल रहा था। नीचे मौजूद बियाइलिंग 7 एब्सोल्यूट फ्लावर्स और 9 एब्सोल्यूट फ्लावर्स भी एक्सट्रीम कोल्ड ऑरा के दबाव में पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। 1 घंटे से ज्यादा बीत गया। सोल टूल शील्ड का दूसरा चार्ज भी लगभग खत्म हो चुका था। ठीक जब तीसरा शील्ड एक्टिवेट होने वाला था, तुम्हें आखिर पॉइजन बैरियर के नीचे जाने वाली जगह दिखाई दी। वहीं आइस फायर यिन यांग वेल का माउंटेन टॉप था। तुमने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। जल्द ही माउंटेन वॉल पर वो बेहद पॉइजनस वाइन्स दिखाई दी। तुमने फिर स्पीड बढ़ाई और सीधे आगे निकलने की कोशिश की। तुम सीधे आगे बढ़े, लेकिन अगले ही सेकंड एक पॉइजनस वाइन सामने से आ गई और 2 दूसरी पीछे से झटके के साथ आई। तुमने जल्दी से डॉज किया। सामने वाली पॉइजनस वाइन सीधे शील्ड पर जा लगी। कड़क! शील्ड की एनर्जी तेजी से गिरने लगी और पलक झपकते ही टूट गई। तीसरा शील्ड तुरंत एक्टिवेट हुआ। तुमने फौरन मुड़कर फिक्स्ड सोल टूल और शेल निकाला। शील्ड गायब होने के एक पल बाद ही शेल बाहर निकला। धड़ाम! दोनों पॉइजनस वाइन सीधे राख बन गईं। तुमने ब्लास्ट के पीछे से मिले रिकॉइल का फायदा उठाया और तेजी से माउंटेन वॉल से दूर होकर वैले की तरफ भागे। कुछ दर्जन मीटर बाद वाइन्स की रीच आखिर खत्म हो गई। तुमने छाती पर हाथ मारा और पीछे देखा। दिल से बुरा लग रहा था। अगर अभी मैं खतरे से बाहर नहीं आया होता तो तुम लोगों को छोड़ता नहीं। एक शील्ड गया, एक शेल गया। उफ, कितना नुकसान हो गया। तुम्हारी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पहले से कहीं ज्यादा मोटी एक पॉइजनस वाइन अचानक तुम्हारे सिर के ऊपर वाले शील्ड पर आकर पड़ी। शील्ड की एनर्जी 1 सेकंड में खत्म। तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। अगले ही पल एक ऐसी फोर्स ने तुम्हें मारा जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। तुम हवा में उड़ते हुए सीधा माउंटेन की तरफ जा टकराए। तुम्हारे मन में गालियां ही गालियां चलने लगीं। किसने कहा था कि पॉइजनस वाइन्स की मैक्सिमम लेंथ सिर्फ 10 जंग यानी 50 मीटर होती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। धड़ाम! लेकिन तुम जमीन पर नहीं गिरे। किसी चीज ने तुम्हें पकड़ लिया था और वो काफी सॉफ्ट थी। उसी समय नीचे से आवाज आई, आह! किसने मुझे मारा? यूयू नाराज हो गई। ये ठंडी ठंडी फीलिंग। रुको, क्या ये तुम हो? तुमने नीचे देखा। तुम एक हल्के पिंक रंग के बड़े फूल पर गिरे हुए थे। उसका डायमीटर करीब 1 जंग था और पेटल्स क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट थे। ये था योका छिलोसेम्फिन, एक बेहद रेयर इमॉर्टल हर्ब। तुमने करवट बदली और पेटल्स से उतरने ही वाले थे कि सामने अचानक रेड और व्हाइट 2 रंगों वाली एम्बर जैसी लेक दिखाई दी। आइस फायर यिन यांग वेल। तुमने नाक छुई। अच्छा हुआ लेक में नहीं गिरा, वरना इस छोटे से शरीर का या तो पॉइजन से बुरा हाल होता या आइस में जम जाता। नीचे से आवाज फिर आई, ह्यूमन चाइल्ड? यहाँ ह्यूमन चाइल्ड कैसे आया? पिंक लाइट ने तुम्हें उठाया और जमीन पर धीरे से रख दिया। वैसे बच्चा काफी क्यूट है। तुम कहाँ से आए हो और मेरे ऊपर आकर क्यों गिरे? तुम योका छिलोसेम्फिन को देखकर थोड़ा स्पीचलेस हुए। और कहाँ से आता? बाहर से। तुम जवाब पूरा करते उससे पहले यूयू फिर बोल पड़ी, बच्चे, तुम्हारे शरीर की ऑरा थोड़ी आइस एट्रीब्यूट वाली लग रही है। तुम बाहर के बियाइलिंग पॉइजन बैरियर को तोड़कर आए हो, है ना? उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। तुमने कहा, सीनियर, हेलो। जैसा आपने कहा, मैं मार्शियल सोल के एट्रीब्यूट की मदद से पॉइजन बैरियर पार करके आया हूँ। बस मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया जिससे थोड़े समय के लिए मार्शियल सोल का एट्रीब्यूट बूस्ट हो गया। यूयू ने अपना फूल हल्का सा हिलाया। तो तुम्हारा मार्शियल सोल अभी जो आइस ब्लू विंग्स दिख रहे थे वही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास विंग्स हैं तो ऊपर से नीचे गिर कैसे गए? तुम्हारे मुंह का कोना फड़क गया। ऊपर माउंटेन वॉल है ना, उस पर बहुत सारी पॉइजनस वाइन्स हैं। एक्सीडेंटली उनमें से एक ने मुझे नीचे फेंक दिया। यूयू हंस पड़ी। फेंक दिया? हा हा हा। तो ह्यूमन चाइल्ड, तुम्हारे हिसाब से तुम यहाँ किसी खास काम से आए हो? अगर तुम्हें यहाँ की चीजें चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ काफी बातें करनी पड़ेंगी। तुमने अपना पर्पस छिपाया नहीं। सीनियर, मुझे एक्सीडेंटली इस जगह के बारे में पता चला। मैं यहाँ एक इमॉर्टल हर्ब लेने आया हूँ। ऐसी इमॉर्टल हर्ब जो 1 लाख साल की ह्वन शो के ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी ऑरा को हाइड कर सके। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की ह्वन शो ऑरा छिपाने वाली इमॉर्टल हर्ब? ये तो आसान है, लेकिन ह्यूमन चाइल्ड, तुम्हें ऐसी इमॉर्टल हर्ब चाहिए क्यों? तुमने भौहें सिकोड़ ली। यूयू की कल्टीवेशन तो 1 लाख साल की थी। लॉजिक के हिसाब से उसे जरूर पता चल जाना चाहिए था कि तुम खुद ह्यूमन फॉर्म वाली ह्वन शो हो। तुमने टेस्ट करते हुए पूछा, सीनियर, आपको मेरे शरीर की ऑरा महसूस नहीं हो रही? ऑरा? कौन सी ऑरा? तुम्हारे शरीर की आइस कोल्ड ऑरा। वो तो तुम मेरे ऊपर गिरते ही महसूस हो गई थी। रुको, तुम ये नहीं कहना चाहते कि तुम खुद ह्यूमन फॉर्म वाली ख्वान शो हो? यूयू के फ्लावर कोर से एक पर्पल लाइट निकली और तुम्हारे शरीर पर आकर पड़ी। तुम बिल्कुल नर्वस नहीं हुए, वो बस तुम्हारे शरीर को स्कैन कर रही थी। जल्द ही पर्पल लाइट वापस चली गई। यूयू की आवाज में शॉक था। मैंने अभी तुम्हारे शरीर को देखा। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर आइस कोल्ड पावर के अलावा एक और पावर भी होगी, और वो तुम्हारे बूस्ट किए हुए मार्शल सोल से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर तुम ह्यूमन हो तो तुम्हें थ्वन शो ऑरा हाइड करने वाली इमॉर्टल हर्ब चाहिए क्यों? तुम वहीं फ्रीज हो गए। 1 मिनट, यूयू तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। कुछ देर बाद तुम्हारी आंखों में हल्की चमक आई। वो दूसरी पावर ही तुम्हारी थ्वन शो ऑरा को छिपा रही थी। यूयू ने जल्दी से पूछा, बच्चे बोल क्यों नहीं रहे? तुमने तुरंत एक कहानी बना दी। मेरा एक दोस्त है
जो अभी अभी ह्यूमन फॉर्म में आया है। मेरी माँ एक टाइटल डुलुओ है और उसी ने उसकी आइडेंटिटी पहचानी थी, लेकिन मेरी माँ ने उसके साथ कुछ नहीं किया। मेरा वो दोस्त मेरे साथ स्कूल जाना चाहता है, लेकिन जिस सोल मास्टर एकेडमी में मुझे जाना है वहाँ कई टाइटल डुलुओ हैं। हर ह्यूमन मेरी माँ जितना अच्छा नहीं होता, इसलिए मुझे ये जगह याद आई। इसी वजह से मैं यहाँ आया। तुम्हारी कहानी में होल्स कम नहीं थे, लेकिन यूयू का नेचर काफी सिंपल था। अच्छा, 1 लाख साल की ख्वांशु ह्यूमन फॉर्म लेकर दोबारा कल्टीवेशन कर रही है। नहीं सोचा था तुम्हारा ऐसा दोस्त भी होगा। तुम और तुम्हारी माँ सच में अच्छे लोग हो। तुमने अपने दोस्त को मारकर उसकी सोल रिंग और सोल बोन नहीं ली। आखिरी सेंटेंस बोलते वक्त उसकी आवाज साफ तौर पर ठंडी हो गई। लेकिन इमॉर्टल हर्ब मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे सकती। ऐसा करते हैं, तुम 6 महीने मेरे साथ बातें करो, मैं तुम्हें ऐसी इमॉर्टल हर्ब दूंगी जो ख्वांशो ऑरा हाइड कर सके। तुमने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, 6 महीने? यूयू नाराज हो गई। क्या हुआ? 6 महीने के बदले एक इमॉर्टल हर्ब बहुत अच्छा डील है। 6 महीने भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है। तुमने तुरंत सिर हिलाया। नहीं नहीं, बस मेरे पास 1 महीने का ही फूड है। अच्छा, ये बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वैले में तुम्हारे खाने लायक चीजें हैं। तुमने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार मान गए। ठीक है सीनियर, मैं 6 महीने रुकता हूँ। बिना किसी टेस्ट के इमॉर्टल हर्ब मिल रही है। ये डील काफी प्रॉफिटेबल है और 6 महीने बाद भी श्रेक एडमिशन के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगा। तुमने आइस फायर यिन यांग वेल के पास ही टेंट लगाया। उसी दिन से तुम यूयू के साथ बातें करने लगे। रात में तुम गहरी नींद में चले गए। टेंट के बाहर पिंक मिस्ट धीरे धीरे फैल रही थी। यिन यांग वेल के किनारे एक फीमेल वॉइस सुनाई दी। यूयू, तुम्हें इस बच्चे की बातों पर भरोसा है? आवाज लिएहुओ शिंग जाओशू की थी। यूयू ने जवाब दिया, अरे जाओशू, तुम्हें इतनी धीमी आवाज में बोलने की जरूरत नहीं। मैंने बस थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल किया है। वो अभी जाग नहीं सकता। जहां तक इस बच्चे की बात है, मैं सिर्फ 2 चीजों पर विश्वास करती हूँ। पहली, वो यहाँ ह्यूमन फॉर्म वाली ख्वांशो की ऑरा छिपाने वाली इमॉर्टल हर्ब लेने आया है, इस पर मुझे विश्वास है। दूसरी, वो एक ऐसी 1 लाख साल पुरानी ख्वांशो के लिए ये इमॉर्टल हर्ब लेने आया है जिसने ह्यूमन फॉर्म चूज किया है, इस पर भी मुझे विश्वास है। लिहुओ शिंग जाओशू कंफ्यूज्ड हुई है। ऐसा क्यों? यूयू ने तुम्हारे टेंट की तरफ देखा, क्योंकि वही 1 लाख साल की ह्यूमन फॉर्म वाली ख्वांशो है और उसकी बैटल स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग टाइप की है। ख्वांशो? क्या? लेकिन यूयू, तुमने आज इस बच्चे के शरीर को चेक किया था, तब तुमने ये बात बताई क्यों नहीं? और वैसे भी अगर ये बच्ची सच में ख्वांशो खाशा है तो हम बाकी लोग भी जरूर महसूस कर पाते। लेकिन मेरी परसेप्शन में तो ये बिल्कुल ह्यूमन चाइल्ड है। 8 काउजेन बिन्सो और बाकी कुछ 100,000 ईयर प्लांट टाइप हंशो भी हल्की रोशनी से सहमति जताने लगे। यूयू बोली, ये सच में ख्वांशो हाशिंग है। अगर तुम लोगों ने भी मेरी तरह इसके शरीर को प्रॉपरली चेक किया होता तो तुम्हें भी पता चल जाता। लेकिन इसके शरीर के अंदर एक दूसरी पावर है जो इसकी ख्वांशो ऑरा को पूरी तरह कवर कर रही है, इसीलिए तुम लोग महसूस नहीं कर पाए। और ह्यूमंस की बात करो तो यहाँ तक कि टाइटल डुलुओ भी अगर मेरी तरह इसके शरीर को डिटेल में चेक न करे तो पहचान नहीं पाएगा। बात ही छोड़ो सोल डुलुओ की। लिहुओ शिंग जाओशू ने अपना बॉडी थोड़ा हिलाया। ऐसा है यूयू, वो दूसरी पावर आखिर है क्या जो हमारी परसेप्शन तक ब्लॉक कर सकती है? एक दूसरा मार्शियल सोल। ह्यूमन फॉर्म लेने वाली ख्वांशो के पास नॉर्मली सिर्फ एक मार्शियल सोल होना चाहिए। उसका मार्शियल सोल उसकी ओरिजिनल बॉडी ही होती है, लेकिन इसके पास दूसरा मार्शियल सोल भी है और वो मार्शियल सोल इसके ओरिजिनल मार्शियल सोल से भी ज्यादा पावरफुल है। सच कहूं तो दिन में मुझे भी काफी शौक लगा था। लिहुओ शिंग जाओशू ने ये बात जल्दी एक्सेप्ट कर ली। दूसरा मार्शियल सोल? ठीक है, लेकिन यूयू, फिर तुम इसे 6 महीने यहाँ क्यों रोक रही हो? जब ये ख्वांशो है और दूसरा मार्शियल सोल इसकी ऑरा भी हाइड कर रहा है तो तुम सीधे इसे बता सकती थी और जाने दे सकती थी। ये ख्वांशो खाचे है और देखने से भी कोई बैड ख्वांशो नहीं लगती। शायद ये हमारी एग्जिस्टेंस रिवील भी नहीं करेगी। यूयू ने मुस्कुराकर कहा, अरे जाओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं सच में बस इसके साथ बातें करना चाहती हूँ? लिहुओ शिंग जाओशू स्पीचलेस हो गई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आवाज में थोड़ा प्लेफुल टोन आ गया। यूयू, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक मजेदार आइडिया आया। देखो, ये बच्ची ख्वांशो हाशच है तो ऑब्वियसली ये 1 लाख साल की ख्वांशो होगी और बाहर रहकर बड़ी हुई है, मतलब प्रॉपर 100,000 ईयर ख्वांशो। तो इसका एज तो हम सबसे ज्यादा हुआ ना? और आज इसने तुम्हें सीनियर भी कहा। मेरे हिसाब से इसे हमसे सिस्टर और ब्रदर बुलवाना चाहिए। यूयू पहले थोड़ी स्टंड हुई, फिर हंस पड़ी। हाँ, जाओ, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन पहले 1 महीना ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इसका कैरेक्टर कैसा है। अरे नहीं, इसने ह्यूमन फॉर्म चूज कर लिया है तो कैरेक्टर नहीं, इंसानियत देखेंगे। और बस यूयू और जाओशू ने ये मामला ऐसे ही तय कर लिया। 7 महीने बाद तुम्हारी सोल पावर लेवल 19 हो चुकी थी। पहले 2 महीने तो सब नॉर्मल था। पहले महीने का फूड खत्म हो गया। दूसरे महीने से यूयू सिस्टर और जाओ सिस्टर रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाने लगी। उसे फूड कहना थोड़ा मुश्किल था, ज्यादा सही बोलें तो फ्रूट्स, फ्लावर पेटल्स और लीव्स थे। कभी कभी 8 एंगल ब्रदर भी तुम्हें कुछ दे देता था और ये चीजें तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल थीं। सोल पावर तेजी से बढ़ रही थी और फिजिक भी काफी मजबूत हो रही थी। दूसरे महीने के बाद यूयू ने तुम्हें उसे सिस्टर बुलाने को कहा। लिहुओ शिंग जाओशू ने भी यही किया।
जहां तक 8 एंगल आइस ग्रास का सवाल था, उसे यूयू सिस्टर और जाओ सिस्टर ने आधा फोर्स करके आधा अपनी मर्जी से इस फैमिली में शामिल कर लिया। 3 महीने बाद अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन ने भी तुम्हें एक हिस्सा भेज दिया। खाने वालों की संख्या भी कुछ बढ़ गई थी। तुमने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। तुम ओरिजिनली 100,000 ईयर फंशो थे, लेकिन अब ह्यूमन फॉर्म में थे। यूयू सिस्टर और बाकी लोगों को सिस्टर ब्रदर मान लेना भी तुम्हारे लिए एक तरह से घर मिल जाने जैसा था। चौथे महीने में यूयू सिस्टर ने इनडायरेक्टली ये भी कहा, अगर ज्यादा ओवर मत करना तो आगे कभी भी हमारी हेल्प लेने आ सकते हो। यही असली गेन था। 5वें महीने में तुमने क्वाइलियो टुलिप को एक बार देखा और एक बात कंफर्म हो गई। बाद में यूयू सिस्टर हेवन ट्रिब्यूलेशन पार नहीं कर पाई थी, इसलिए इन दिनों तुम लगातार सोच रहे थे कि उसकी थोड़ी मदद कैसे की जाए। तुम्हें सिर झुकाकर सोचते देख यूयू ने पूछा, छोटे यूनबिंग, क्या सोच रहे हो? कल तुमने कहा था ना कि आज जाने वाले हो। तुमने सिर उठाया। कुछ नहीं, बस कल्टीवेशन के बारे में सोच रहा था। यूयू सिस्टर, दोपहर होते ही मैं निकल जाऊंगा। बाहर जाकर थोड़ा संभल कर रहना। तुमसे किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। ये इमॉर्टल हर्ब्स अभी ले लो। पिंक लाइट ने 2 इमॉर्टल हर्ब्स को उठाकर तुम्हारी तरफ भेज दिया। तुमने पलकें झपकाई। 2? यूयू सिस्टर, आपने गलती से ज्यादा तो नहीं दे दी? 2 क्यों? पास से जाओ सिस्टर की आवाज आई। नहीं, 2 ही हैं। ये हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। और छोटे यूनबिंग, दूसरी वाली तुम मना भी नहीं कर सकते। जाओ सिस्टर मतलब? जाओ सिस्टर ने सीधे कहा, तुम इन महीनों में जो खाते रहे हो वो भूल गए? वो फ्लावर पेटल्स और ग्रास लीव्स, सब कुछ कंप्लीटली हार्मलेस नहीं था। इन 2 इमॉर्टल हर्ब्स में से एक का नाम 800 इमॉर्टल ब्लू है। हजारों साल पहले वो आदमी इसका ओरिजिनल फॉर्म भी लेकर गया था। इसका काम बॉडी को स्टेबलाइज करना और अंदर की इम्प्योरिटीज निकालना है। मेडिसिन नेचर काफी जेंटल है और इसका इफेक्ट भी बहुत स्टेबल है। एब्जॉर्ब करना आसान है, बस थोड़ा टाइम लगता है। तुम्हारे शरीर में इन कुछ महीनों में जो मेडिसिनल टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज जमा हुई हैं, उन्हें निकालने के लिए ये काफी है। यूयू सिस्टर ने आगे समझाया, जहां तक लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट की बात है, ये तुम्हारे फ्रेंड की ऑरा हाइड करने के लिए डेफिनेटली यूजफुल है। जब तुम्हारा फ्रेंड मैच्योर स्टेज में पहुंच जाए तब उसे खिला देना, या तुम खुद भी खा सकते हो। चाहो तो इसे रख भी सकते हो, आखिर इमॉर्टल हर्ब है। भविष्य में अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो और मरने की हालत में हो तो ये कुछ दिनों तक उसकी जान बचा सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इफेक्ट मेंटल पावर बढ़ाना है। तुम्हारी सोल पावर भी कुछ लेवल्स बढ़ सकती है। और लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट स्पिरिचुअल टाइप पावर वालों के लिए खास तौर पर इफेक्टिव है। तुमने ध्यान से दोनों इमॉर्टल हर्ब्स के इफेक्ट्स याद कर लिए। वो आदमी शायद टैंग सैन था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। यूयू सिस्टर ने फिर पूछा, 800 इमॉर्टल ब्लू यहीं खा लेना। इन मेडिसिनल टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना जरूरी है। ओ हाँ, छोटे यूबिंग, तुम्हारे पास कोई बड़ा पीस ऑफ जाड़े है? लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट तोड़ने के बाद भी 100 साल तक नहीं सूखता और इसका साइज छोटा है। इसे हॉलो पेंडेंट में रखकर नेकलेस की तरह भी कैरी कर सकते हो। तुमने सोचा, जेड बड़ा पीस शायद नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और चीज है। यूयू सिस्टर, 10,000 ईयर कोल्ड जेड चलेगा? इसे मैंने एक्सट्रीम नॉर्थ के कोर एरिया में पाया था। यूयू सिस्टर ने पूछा, निकाल कर दिखाओ। ठीक है। तुमने अपनी हथेली से करीब 8 पाम्स जितना बड़ा काफी मोटा 10,000 ईयर कोल्ड जेड निकाला। जैसे ही बाहर आया, आईसी ऑरा चारों तरफ फैल गई। 8 एंगल आइस ग्रास की तरफ से हल्की आवाज आई। यूयू सिस्टर ने कुछ देर मेंटल पावर से उसे चेक किया। चल जाएगा। लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट वैसे भी कोल्ड एट्रीब्यूट वाली है। 8 एंगल, ये काम अब तुम्हारा है। कोल्ड टाइप चीजों को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात है। 8 एंगल ब्रदर ने तुरंत हामी भर दी। तुमने दोनों इमॉर्टल हर्ब्स को ध्यान से देखा। 800 इमॉर्टल ब्लू पूरी तरह स्नो व्हाइट थी, किसी छोटी फेरी जैसी, और फ्लावर भी बेहद डेलिकेट था। लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट काफी छोटी थी। फ्लावर सहित उसका साइज करीब 5 सेंटीमीटर था। पूरा शरीर पूरे व्हाइट था और आसपास हल्की व्हाइट मिस्ट घूम रही थी। जल्द ही 8 एंगल ब्रदर लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट को ले लिया गया। यूयू सिस्टर के कहने पर तुमने 800 इमॉर्टल ब्लू खा ली। रात तक जाकर तुमने आंखें खोली। सोल पावर लेवल 20 की बॉटल नेक पर पहुंच चुकी थी। पूरा शरीर इतना हल्का लग रहा था जैसे उड़ जाओगे। अगली सुबह यूयू सिस्टर ने पिंक लाइट से एक नेकलेस तुम्हारी तरफ फेंका। छोटे यूबिंग, ये तुम्हारे लिए। तुमने नेकलेस पकड़ लिया। चैन सफेद सिल्क थ्रेड की थी, देखने में पतली थी लेकिन काफी मजबूत। पेंडेंट एक व्हाइट ब्लू जाड़े बॉल था। उसकी सरफेस पर यूयू सिस्टर और जाओ सिस्टर के ओरिजिनल फॉर्म्स के डिजाइन्स बने हुए थे। ध्यान से देखने पर लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट उसी जड़े बॉल के अंदर थी। हल्की व्हाइट मिस्ट उसके चारों तरफ घूम रही थी। तुमने तुरंत पेंडेंट पहन लिया। इन कुछ महीनों में यूयू सिस्टर और जाओ सिस्टर का स्ट्रेंज बिहेवियर तुम सब देख रहे थे। अगर उन्हें सच में लगता कि लिंगलोंग जेड इमॉर्टल स्पिरिट तुम्हारे किसी फ्रेंड के लिए है तो वो इतनी मेहनत करके पेंडेंट नहीं बनाती और अपने ओरिजिनल फॉर्म्स के डिजाइन्स भी उस पर नहीं बनवाती। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि तुम खुद 100,000 ईयर खनशोहाची हो, लेकिन तुमने भी उनकी बात एक्सपोज नहीं की। अभी जैसा चल रहा था वैसा ही अच्छा था। तुमने सामान समेटना शुरू किया। टेंट और ब्लैंकेट फोल्ड करने ही वाले थे कि यूयू सिस्टर की आवाज आई, छोटे यूबिंग, टेंट रहने दो, ये जगह तुम्हारा घर भी है। आगे जब मन करे वापस आ जाना। तुम एक पल के लिए रुक गए, फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है यूयू सिस्टर। सामान समेटने के बाद तुमने सबकी तरफ देखा और जोर से कहा, यूयू सिस्टर,
जाओ सिस्टर, 8 एंगल ब्रदर और गुआ ब्रदर, मैं चलता हूँ, बार बार वापस आता रहूंगा, फिर मिलेंगे। इतना बोलकर तुमने सोल शील्ड एक्टिवेट किया। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड पोजेशन, और अगले ही पल आसमान की तरफ उड़ गए। लेकिन अगले सेकंड एक गोल्डन लाइट पीछे से आ गई। अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन की गरज सुनाई दी। अबे रुक, दम है तो भाग मत। पहली बार तुमने उसे गुआ ब्रदर कहा था, तभी से वो तुम्हें करेक्ट कर रहा था। मुझे लॉन्ग ब्रदर बोल, लेकिन तुमने कभी उसकी बात नहीं मानी। गोल्डन लाइट को जाओ सिस्टर ने बीच में रोक लिया। अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन गुस्से से बोला, अगली बार वापस आया ना, तुझे जरूर पीटूंगा। और जाओ, तू मत रोक, वरना तुझसे भी पंगा ले लूंगा। जाओ सिस्टर ने कोल्ड लाफ किया। तो लेना पंगा, तुझे लगता है मैं डरती हूँ? अर्थ ड्रैगन गोल्डन मेलन, तू क्या? यू सिस्टर हंस पड़ी। 8 एंगल ब्रदर ने भी आराम से कहा, वैसे मुझे तो गुआ ब्रदर नाम काफी अच्छा लगता है। तुमने ये सुनते ही दिल में एक गर्माहट महसूस की। तुम्हारा कोई क्लैन नहीं था, 1 लाख सालों में ज्यादातर समय अकेले ही गुजारा था, लेकिन अब ऐसा होना सच में अच्छा लग रहा था। तुम पॉइजन क्लाउड में घुसे और फिर माउंटेन वॉल के सामने पहुंच गए। इस बार तुमने बिंग यूए से एक जड़े बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही थोड़ी सी फ्लावर पॉलन बाहर निकली। ये यूयू सिस्टर ने तुम्हें दी थी, उसकी अपनी पॉलन नहीं थी। ये इमॉर्टल हर्ब किंग किलुओ टुलिप की पॉलन थी। पॉलन निकलते ही पॉइजनस वाइन्स अचानक रुक गईं। कुछ कमजोर वाइन्स तो डरकर माउंटेन वॉल के अंदर ही पीछे हट गईं। तुमने मौका पकड़ा और फुल स्पीड में माउंटेन वॉल पार कर गए। वो मोटी और लंबी पॉइजनस वाइन इस बार दिखाई ही नहीं दी। तुम भी नहीं रुके, सीधे बाहर की तरफ उड़ते रहे। बाइलिंग 7 एब्सोल्यूट फ्लावर और 9 एब्सोल्यूट फ्लावर वाले एरिया के पास पहुंचते ही तुमने एक हॉलो जड़े बॉल निकाला। ये बचा हुआ 10,000 ईयर कोल्ड जेड था। इसके अंदर स्प्रिंग वाटर भरा था। जड़े बॉल से एक्सट्रीम कोल्ड बाहर निकलने लगी। बाइलिंग 7 एब्सोल्यूट फ्लावर और 9 एब्सोल्यूट फ्लावर एक्सट्रीम आइस के सामने एक एक करके सिकुड़ने लगी। लेकिन तुम्हारा हाथ भी धीरे धीरे जमने लगा। कोल्डनेस आर्म के अंदर तक फैल रही थी। तुमने हेल्पलेस होकर हंस दिया। 8 एंगल ब्रदर ने बस इतना कहा था कि इसे ज्यादा देर हाथ में मत रखना। ये नहीं बताया था कि इतना ठंडा होगा। उफ, कितनी ठंड है। तुमने मजबूरी में स्पीड बढ़ा दी। बीलिंग फ्लावर वाले एरिया से बाहर निकलते ही तुमने जड़े बॉल वापस रख दिया। पॉइजन जोन से बाहर आकर तुमने पहले ही एक से ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुके सोल शील्ड को बंद किया और रुककर थोड़ा आराम किया। कुछ देर बाद तुमने मैप देखा और श्रेक सिटी की तरफ निकल पड़े। हेवन सोल एम्पायर के साउथ ईस्ट लीमा प्लेन्स में श्रेक सिटी के ईस्ट गेट के बाहर तुमने सिटी गेट को देखा। इस बार ठीक रहा, सिर्फ 2 बार रास्ता भटका, 11 दिन में पहुंच गया। तुमने देखा कि सिटी गेट के बाहर ऑलरेडी एडमिशन की लाइन लगी हुई थी। एडमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन गेट के बाहर क्यों है? तुमने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे लाइन में लग गए। जल्द ही किसी ने तुम्हें नोटिस कर लिया। ओए भाई, जरा देख, श्रेक की एडमिशन लाइन में ये बच्चा कौन है? लगता है मुश्किल से 7-8 साल का होगा। आजकल बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए क्या? पास खड़े आदमी ने कंधे उचकाए। कौन जाने, लेकिन सोचो, श्रेक एकेडमी में मॉन्स्टर्स और जीनियसेस की कमी है क्या? तो एडमिशन लाइन में कोई बच्चा दिख जाए तो सरप्राइजिंग भी नहीं है। बात तो सही है। तुमने इन डिस्कशंस पर ध्यान नहीं दिया। तुमसे आगे खड़े लोगों के रिएक्शंस अलग अलग थे। कोई शॉक्ड था, कोई कोल्ड, कोई तुम्हें देखकर हंस रहा था। शायद उन्हें लगता था कि तुम बस अटेंशन लेने के लिए ये सब कर रहे हो। जल्द ही तुम्हारी बारी आ गई। टेस्टिंग की जिम्मेदारी एक मिडिल एज्ड अंकल के पास थी। पास में रजिस्ट्रेशन एक फीमेल टीचर कर रही थी। तुम्हारी कम उम्र देखकर मिडिल एज्ड अंकल को इंटरेस्ट आ गया। छोटे, तुम्हें पता है श्रेक एकेडमी के एडमिशन टेस्ट के रूल्स क्या हैं? तुम मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल। पहला, एज 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सोल पावर लेवल 15 से कम नहीं होना चाहिए। मिडिल एज्ड अंकल जोर से हंस पड़ा। मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं होगा। छोटे, लगता है इस बैच में एक छोटा मॉन्स्टर आने वाला है। चलो रिकमेंडेशन लेटर निकालो। तुमने सिर हिला दिया। मेरे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। तुम अंदर ही अंदर भी थोड़े स्पीचलेस थे। किसे पता था रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए होगा? मिडिल एज्ड अंकल ने भौहें सिकोड़ ली। रिकमेंडेशन लेटर नहीं है? जी अंकल, मैं ऑर्फन हूँ। मिडिल एज्ड अंकल ने सीधे मना नहीं किया। ऑर्फन? ठीक है, अगर रिकमेंडेशन लेटर नहीं है तो पहले तुम्हारा मार्शल सोल देखना पड़ेगा, फिर सोल पावर टेस्ट करेंगे। उसके बाद मैं ऊपर रिपोर्ट करके तय करूंगा कि तुम्हें रहने देना है या नहीं। फीमेल टीचर ने भी सिर हिला दिया। मिडिल एज्ड अंकल ने पूछा, छोटे, नाम क्या है? युन बिंग, मार्शल सोल, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड। नाम सुनते ही फीमेल टीचर सबसे पहले शॉक्ड हुई। छोटे, तुमने कहा एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड? हाँ। मिडिल एज्ड अंकल भी रिएक्ट कर गया। उसकी आंखें फैल गईं। ओहो, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड जैसा मार्शल सोल सैकड़ों साल में एक भी मुश्किल से दिखाई देता है। फीमेल टीचर जल्दी शांत हुई और समझाने लगी, हाँ, एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड एक टॉप टियर मार्शल सोल है। आइस और सीलिंग दोनों एट्रीब्यूट्स बेहद रेयर और हेरिडिटरी भी नहीं है। पिछली बार जिसके पास एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड मार्शल सोल था वो 500 साल पहले का लेवल 96 सुपर डुलुओ हनफेंग डुलुओ था। तुमने मन ही मन सिर हिलाया। रजिस्ट्रेशन संभालने वाली टीचर वाकई नॉलेजेबल थी। इन सारी डिटेल्स को तुम पहले ही चेक कर चुके थे, इसीलिए तुमने इतनी कॉन्फिडेंटली मार्शल सोल का नाम बताया था। मिडिल एज्ड अंकल ने क्रिस्टल बॉल तुम्हारी तरफ बढ़ाया। छोटे, तुम्हारा मार्शल सोल काफी अच्छा है। चलो
अब सोल पावर टेस्ट करो। तुमने क्रिस्टल बॉल लिया और उसमें सोल पावर डाल दी। क्रिस्टल बॉल तुरंत आधे से ज्यादा चमक उठा। मिडिल एज्ड अंकल वहीं चिल्ला पड़ा, लेवल 25? ये कैसे पॉसिबल है? आसपास खड़े लोग भी एकदम एक्सप्लोड हो गए। 7-8 साल की उम्र में लेवल 25? ये नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये तो सीधा रिडिकुलस है। कुछ देर बाद मिडिल एज्ड अंकल ने आखिर अपना शॉक कंट्रोल किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। छोटे, रूल्स में सोल रिंग पूछना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ। लेवल 25 का मतलब है तुम लेवल 20 पार कर चुके हो, तो तुम्हारे पास 2 सोल रिंग्स होनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम ऑर्फन कैसे? तुम कुछ पल चुप रहे। ये सवाल सच में ट्रिकी था। अचानक तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया चमका। ये श्रेक एकेडमी की एक अच्छी सिस्टर ने मेरी हेल्प की थी, उन्होंने ही मेरे सोल रिंग्स अरेंज किए। उस सिस्टर का नाम जियांग नन्नन है। जियांग नन्नन? मिडिल एज्ड अंकल के सिर पर सवालिया निशान आ गया। फीमेल टीचर ने उसकी स्लीव खींची। मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये आउटर कोर्ट में काफी फेमस है। आउटर कोर्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। अब सोल एल्डर लेवल पर है और सुना है जल्दी ही सोल एंसेस्टर बनने वाली है। मिडिल एज्ड अंकल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन का डाउट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने फीमेल टीचर से कहा, तुम थोड़ी देर संभालो, मैं जाकर ऊपर पूछता हूँ कि इस बच्चे का क्या करना है। फीमेल टीचर ने सिर हिला दिया। ठीक है। तुम्हारी एज अभी 7 भी पूरी नहीं हुई थी। वो आगे आई, तुम्हारी बोन एज चेक की और फिर चुपचाप श्रेक एकेडमी की तरफ चली गई। तुमने उसकी पीठ देखी और सिर हिला दिया। लगता था उसे ये इन्फॉर्मेशन काफी हिट कर गई थी। करीब आधे घंटे बाद मिडिल एज्ड अंकल वापस आया। उसके पीछे जियांग नन्नन भी थी। जैसे ही वो आई, आसपास के ज्यादातर लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। तुमने मन ही मन लंबी सांस ली। लगता है ब्यूटी का फायदा हर जगह मिलता है। जियांग नन्नन ने तुम्हें देखा। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड के साथ कंफ्यूजन भी था। सच में तुम ही हो? तुमने उसे देखकर आंख मारी। शोजेजे, बहुत टाइम बाद। सोचा नहीं था ना? जियांग नन्नन ने तुम्हारा जेस्चर देखते ही समझ लिया। वाकई नहीं सोचा था। तुमने भी एक्टिंग जारी रखी। पहले मेरी फर्स्ट और सेकंड सोल रिंग लेने में हेल्प करने के लिए थैंक्स। शोजेचे, इतना बोलकर तुमने उसे 2 बार और आंख मारी। जियांग नन्नन तुरंत समझ गई। कोई बात नहीं, यू बिंग, अब जब तुम श्रेक में आ ही गए हो तो मेरे जूनियर हुए, अपने जूनियर की हेल्प करना तो बनता है। दोनों की ये कॉन्वर्सेशन सुनकर मिडिल एज्ड अंकल का आखिरी डाउट भी खत्म हो गया। उसने कहा, छोटे, तुम पास हो गए, अंदर जाओ। जब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, जियांग नन्नन, तुम इसे न्यू स्टूडेंट टीचिंग बिल्डिंग में ले जाकर रजिस्ट्रेशन करा देना। तुम एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए। अभी टेस्ट पास नहीं किया क्या? फिर रजिस्ट्रेशन क्यों? मिडिल एज्ड अंकल हंस पड़ा। हाँ, तुम थोड़ा स्पीचलेस हुए। चलो तुम दोनों अंदर जाओ, यहाँ वैसे भी काफी काम है। जियांग नन्नन ने जवाब दिया और तुम्हारा हाथ पकड़कर ईस्ट गेट की तरफ चल पड़ी। तुम दोनों के जाने के बाद फीमेल टीचर ने धीमी आवाज में कहा, इस बच्चे के ऑर्फन होने की प्रोबेबिलिटी 80% है। मिडिल एज्ड अंकल हंस पड़ा। क्यों? फीमेल टीचर ने तुम्हारे जाने की डायरेक्शन में देखा। मुझे सच में समझ नहीं आता, एकेडमी ने इतनी इंपॉर्टेंट एडमिशन ड्यूटी ऐसे केयरलेस आदमी को क्यों दी है? मिडिल एज्ड अंकल ने आंखें बड़ी कर लीं। केयरलेस? मैं कहाँ केयरलेस हूँ? फीमेल टीचर ने समझाना शुरू किया। पहली बात, उस बच्चे के कपड़े भले बहुत फैंसी न हो, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है जो एक ऑर्फन अफोर्ड कर सके। दूसरी बात, उसके लेफ्ट हैंड की फिंगर में एक रिंग है। मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि वो स्टोरेज सोल टूल है। एक ऑर्फन स्टोरेज सोल टूल कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, ये भी पॉसिबल है कि उस बच्चे को कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली हो। मिडिल एज्ड अंकल की आंखें और बड़ी हो गईं। तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? फीमेल टीचर ने बेपरवाही से कहा। मैं तुम्हें क्यों बताती? वैसे भी एक छोटे बच्चे से क्या ही प्रॉब्लम होगी? ऑर्फन है तो बेस्ट, ऑर्फन नहीं है तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे 90% कॉन्फिडेंस है कि वो स्पाई नहीं है। 6-7 साल की उम्र में लेवल 25, मार्शियल सोल एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड। उसकी टैलेंट तो 500 साल पहले वाले हनफेंग डुलुओ से भी ज्यादा है। एनिमी ऐसी टैलेंट को यहाँ भेजने की हिम्मत करेगा? मान भी लो भेज दिया तो भी क्या, एक बच्चा ही तो है। इसकी इंटेलिजेंस कितनी ही होगी? हमारे मार्शियल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान की चालाकी और शेमलेसनेस से तो उल्टा इसे ही उलझा देंगे। मिडिल एज्ड अंकल ने सिर हिलाया। बात तो सही है, डीन यान तो सीधी चीज को भी टेढ़ा करके रख देता है। लेकिन एक बात और, उस बच्चे का मार्शियल सोल कहीं येलो लेपर्ड तो नहीं? फीमेल टीचर ने थकी हुई सांस ली। तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी सोल डुलुओ कल्टीवेशन भी क्या कुत्ते खा गए? वो बच्चा मुझसे काफी दूर खड़ा था, फिर भी मुझे ठंड महसूस हो रही थी। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड न भी हो तो भी वो टॉप टियर आइस टाइप मार्शल सोल जरूर है। तुम्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ? मिडिल एज्ड अंकल ने सिर खुजाया। ऐसा है, शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फीमेल टीचर ने थके हुए चेहरे से आसमान की तरफ देखा। क्या अब भी पार्टनर बदलना पॉसिबल है? दूसरी तरफ तुम शेकरेक अकादमी को देखते हो। माहौल बिल्कुल ओरिजिनल जैसा था। ऊंची इमारतें, साफ सुथरी बिल्डिंग, सभी जियांग नान तुम्हारी तरफ देखती है और आखिरकार अपनी कंफ्यूजन पूछ ही लेती है। छोटे भाई, तुम शेकरेक अकादमी कैसे आए? तुम्हारा कोई परिवार नहीं है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर परिवार नहीं है तो इतने पैसे कहाँ से आए? और तुम्हारे सोल रिंग्स कैसे मिले? तुम सिर हिलाते हो। मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन कुछ वजहों से मैं उनके बारे में नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं शेकरेक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। चाहो तो कसम भी खा सकता हूँ। यूयो दीदी, जियाओ दीदी, बाजियाओ भाई, गुआ भाई और आइस फायर ट्विन आइस के सभी लोग मेरे परिवार जैसे हैं।
जियांग नाननान तुरंत समझ गई, परिवार है तो पैसा और सोल रिंग्स का मामला भी क्लियर हो गया। रहने दो छोटे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उसकी तरफ देखते हो। दीदी मुझे छोटा भाई मत बुलाओ, मुझे युन बिंग बुला सकती हो। युन या बिंग कुछ भी चलेगा। युन बिंग, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी और आगे से तुम भी मुझे दीदी मत कहना, मेरा नाम बुलाना। तुम्हारे चेहरे पर हल्की शरारत आ गई। नाम से? नाननान। जियांग नाननान के गाल हल्के लाल पड़ गए। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया क्या बोले। तुमने भी उसे आगे टीज नहीं किया, अभी वो तुम्हारे लिए ज्यादा ग्रेटफुल थी और सच में तुम्हें बच्चा ही समझ रही थी। फिर भी नाननान दीदी कहना ठीक रहेगा। ठीक है, वैसे मेरी माँ वाली बात के लिए मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगी और ये गोल्ड सोल कॉइन्स भी वापस ले लो। जियांग नाननान ने वो पेट सोल स्टोरेज रिंग आगे कर दी जिसमें 3000 गोल्ड सोल कॉइन्स रखे थे। तुमने रिंग वापस उसकी तरफ धकेल दी। जो चीज दे दी उसे वापस लेने का कोई लॉजिक नहीं है। नाननान दीदी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, तुम ही रखो। वैसे भी इन दिनों आंटी के इलाज में काफी पैसा लगा होगा। वो फिर भी मना करने लगी तो तुमने दोबारा कहा। नाननान दीदी, जुआनवू गॉड पिल तक तो आपने रख ली, फिर ये 3000 गोल्ड सोल कॉइन्स किस चीज की परेशानी है? और वैसे भी मैं तुम्हें नाननान दीदी यूं ही नहीं बुलाता, आगे चलकर तो मुझे तुम्हें अपनी वाइफ बनाना है। जियांग नाननान पहले ही थोड़ी डगमगा गई थी। कई 10,000 जिन पाउंड की जुआनवू गॉड पिल तक उसने रख ली थी और सच में उसे पैसों की जरूरत भी थी। लेकिन तुम्हारी आखिरी बात सुनते ही उसे जुआनवू गॉड पिल के बदले रखी शर्त याद आ गई। उसका चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया और होंठ कसकर भींच लिए। तुम तुरंत समझ गए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और जल्दी से बोले, नाननान दीदी, इतना मत सोचो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? जियांग नाननान का शरीर हल्का कांप गया। आखिर उसे समझ आया, अगर तुम्हारे मन में सच में वैसा कुछ होता तो जुआनवू गॉड पिल देते समय ही तुम कंडीशन रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तो मैं इसे रख लेती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं जरूर वापस कर दूंगी। तुमने सिर हिलाया। ठीक है, इस बार तुमने मना नहीं किया, कम से कम इससे उसका मन थोड़ा शांत रहेगा। रास्ते में जियांग नाननान तुम्हें आसपास की बिल्डिंग्स के बारे में बताती रही। जल्दी ही तुम दोनों न्यू स्टूडेंट्स की टीचिंग बिल्डिंग पहुंच गए। उसके साथ होने की वजह से रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग काफी स्मूथली हो गई। रजिस्ट्रेशन करने वालों ने तुम्हारी उम्र देखते ही हैरानी से आंखें फाड़ ली। खासकर जो लोग पहले लाइन में खड़े थे, उनकी हालत तो देखने लायक थी। डॉर्म की यूनिफॉर्म और न्यू स्टूडेंट बैज लेने के बाद जियांग नाननान तुम्हें टीचिंग बिल्डिंग से बाहर ले आई। तभी वो रुक गई और दूर लगे अनाउंसमेंट बोर्ड की तरफ देखने लगी। तुमने भी उधर देखा, वो क्लास एलोकेशन का अनाउंसमेंट बोर्ड था। तभी दूर से एक लड़की की आवाज आई, नाननान, नाननान। जियांग नाननान ने पलटकर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। ओह शियाओया, तुम पहले अपनी क्लास देख ही रहे थे कि 3 लोग तुम्हारी तरफ आते दिखाई दिए, थांग-या, बेई और हुओ युहाओ। थांग-या करीब 15-16 साल की थी, काले बाल, साफ सुथरी नीली ड्रेस और काफी चीयरफुल पर्सनैलिटी। बेई लंबा और स्लिम था, डार्क ब्लू शॉर्ट हेयर और काफी जेंटलमैन वाली वाइब। हुओ युहाओ करीब 11-12 साल का था, साफ ग्रे कपड़े, काले नीले बाल और पीठ पर छोटा सा बैग। तुम्हारे दिमाग में तुरंत सब क्लियर हो गया। तियानमेंग अब हुओ युहाओ की विजडम सोल रिंग बन चुका था। तुम बहुत लेट नहीं आए थे, लेकिन हुओ युहाओ भी काफी जल्दी आ गया था। तुम्हारा तियानमेंग को छीनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिर वो 1 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट थी। पूरी तरह कोई इंटरेस्ट न होना भी पॉसिबल नहीं था। जियांग नाननान आगे बढ़ी। शियाओया, तुम तो अपनी तीसरी सोल रिंग लेने गई थी ना, मिली? थांग-या खुशी से मुस्कुराई। उसकी हथेली में ब्लू सिल्वर ग्रास उगाई और पैरों के नीचे सोल रिंग्स उठने लगी। पीली पीली पीली, मिल गई। 1000 ईयर मंडाला स्नेक की है। जियांग नाननान भी उसके लिए खुश हुई। शियाओया, तुम्हारी किस्मत तो काफी अच्छी है, मंडाला स्नेक तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम थोड़ा पास गए, लेकिन जैसे ही तुम करीब पहुंचे, थांग-या की ब्लू सिल्वर ग्रास अचानक, अरे ये क्या हुआ? तुम चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गए। ब्लू सिल्वर ग्रास फिर से नॉर्मल हो गई। ये सच में तुम्हारी गलती नहीं थी। पहले तुमने किलुओ जेड क्रिस्टल फ्रेग्रेंस के फूलों का पॉलन एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर में एक खास ऑरा आ गया था। शायद उसका प्लांट टाइप मार्शल सोल्स पर असर पड़ता था। थांग-या और जियांग नाननान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेई ने सब कुछ साफ देख लिया। वो आगे आया और शांत आवाज में बोला, पता नहीं ये छोटे भाई कौन है? छोटा भाई? हुओ युहाओ से पहली बार मिला था तो इसे छोटा भाई कहा था, फिर आपके लिए छोटा भाई कैसे बन गया? सीनियर नमस्ते, मैं युन बिंग हूँ। थांग-या ने अब जाकर तुम्हें नोटिस किया। उसकी आंखें चमक उठी और सीधे तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया। ओह कितना क्यूट छोटा भाई है। नाननान, ये कौन है? तुम्हारा छोटा भाई है क्या? मुझे याद है तुम्हारा कोई छोटा भाई तो नहीं है, जियांग नाननान ने समझाया। नहीं ओ शियाओया, युन बिंग इस साल का नया स्टूडेंट है, मैं इसे पहले से जानती हूँ, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराने साथ ले आई। थांग-या खुशी से चौंकी। नाननान, मैंने गलत तो नहीं सुना? तुम कह रही हो कि ये छोटा भाई नया स्टूडेंट है? बेई भी थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। हुओ युहाओ तो और भी ज्यादा हैरान था। तुम उसे देखने में उससे भी कुछ साल छोटे लग रहे थे, फिर भी तुम नए स्टूडेंट थे। बेई ने पूछा, स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला स्टूडेंट? जियांग नाननान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, नॉर्मल एडमिशन से आया है। थांग-या का तुम्हारे सिर पर रखा हाथ एक पल को रुक गया, फिर उसने हाथ हटा लिया। तुमने उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी देखी, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर नॉर्मल हो गई। हुओ युहाओ वहीं चुप खड़ा था,
लेकिन उसके स्पिरिचुअल सी में तब तक पूरा हंगामा मच चुका था। ओ भाई, युहाओ, क्या हुआ? तियानमेंग भाई सामने उस छोटे हैंडसम लड़के को देख रहा है, किसी तरह उसकी गर्दन में लटकी नेकलेस छीनने का तरीका सोच। क्यों? तियानमेंग भाई, ये सही नहीं होगा तेरी ऐसी की तैसी। तुझे पता भी है उसके गले में क्या लटका है? क्या? इमॉर्टल हर्ब? हाँ, इमॉर्टल हर्ब। वो क्या होता है? इमॉर्टल हर्ब भी नहीं जानता? कैसे समझाऊं? अगर वो इमॉर्टल हर्ब तुम्हारे लिए सूटेबल हुआ और तुमने उसे खा लिया तो तुम्हारी टैलेंट शायद तुरंत तुम्हारे उस बड़े सीनियर भाई के लेवल तक पहुंच जाए। यहाँ तक कि सोल पावर भी आराम से 7-8 लेवल बढ़ सकता है, और शायद इसके कुछ और इफेक्ट्स भी हों। सबसे बड़ी बात, इमॉर्टल हर्ब के आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। समझा? ये कैसे पॉसिबल है? तियानमेंग भाई, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तेरी ऐसी की तैसी। हर इमॉर्टल हर्ब का अपना अलग इफेक्ट होता है। हालांकि मुझे नहीं पता उस बच्चे के गले में कौन सी इमॉर्टल हर्ब है, और वैसे भी मैं इमॉर्टल हर्ब्स की वैरायटीज ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना पक्का है कि वो इमॉर्टल हर्ब ही है। ऊपर से उस बच्चे की इमॉर्टल हर्ब जिस पेंडेंट में रखी है वो 10,000 ईयर कोल्ड जेड है। आखिर ये बच्चा है कौन? वाह! मैं तियानमेंग पूरे 10 लाख साल जीने के बाद भी कभी इमॉर्टल हर्ब नहीं पा सका। खाने की बात तो दूर, वो युहाओ का मन डोल गया, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। वो ऐसा इंसान नहीं था। ऊपर से तुम एग्जाम देकर एडमिशन लिए थे, तुम्हारी सोल पावर कम से कम लेवल 15 से ऊपर थी, जबकि वो सिर्फ लेवल 11 था। तियानमेंग अचानक फिर बोला, युहाओ रहने दे, तू उस बच्चे को हरा नहीं सकता। वो बच्चा ऑलरेडी लेवल 25 पर है। हुओ युहाओ की आंखें सिकुड़ गईं। इम्पॉसिबल! तियानमेंग ने आह भरी। मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस बच्चे का मार्शियल सोल एक टॉप लेवल आइस एट्रीब्यूट मार्शियल सोल है। टैलेंट पहले से ही बहुत हाई है। शायद तुम इंसानों में उसे इन्नेट फुल सोल पावर कहते हैं। और मैंने उसके शरीर में एक और इमॉर्टल हर्ब की ऑरा महसूस की है, जो उसके गले वाली से अलग है। इसका मतलब उसने पहले एक और इमॉर्टल हर्ब खाई है। अब सब समझ आता है। युहाओ, उससे अच्छे रिलेशंस बना, तेरे लिए फायदा होगा। अगर मौका मिले तो देखना, क्या उस इमॉर्टल हर्ब के बदले कुछ हासिल कर सकता है। एक इमॉर्टल हर्ब तेरे लिए बहुत बड़ा फायदा दे सकती है। समझ गया तियानमेंग भाई। बेबेई ने हुओ युहाओ को हिलाया। जूनियर भाई, क्या सोच रहे हो? हुओ युहाओ होश में आया। क्या हुआ? बड़े सीनियर भाई? बेबेई थोड़ा हेल्पलेस हुआ। शियाओ या तुम्हें नान और युनबिंग से इंट्रोड्यूस कर रही है। सीनियर, नमस्ते। युनबिंग, हेलो। थांग या ने हुओ युहाओ के कंधे पर हाथ मारा। छोटे युहाओ, इतना खोए क्या सोच रहे थे? उसने जियांग नान और तुम्हारी तरफ देखा। ये युहाओ है, अभी हमारी टैंग सेक्ट ज्वाइन की है। जियांग नान ने हेलो कहा। तुमने भी सिर हिलाकर नमस्ते कर दिया। बेबेई ने तुम्हारी तरफ देखा। छोटे युन, तुम इसका थोड़ा ध्यान रखना। तुम थोड़ा स्पीचलेस हुए। बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए या छोटे को बड़े का? फिर भी तुमने सिर हिला दिया। ठीक है सीनियर। बेबेई ने सिर हिलाया। तुम लोग बात करो, मैं पहले युहाओ को रजिस्ट्रेशन कराने ले जाता हूँ। बेबेई हुओ युहाओ को लेकर चला गया। तभी जियांग नान को क्लास वाली बात याद आई। वो थोड़ी ऑकवर्ड होकर तुम्हारी तरफ देखती है। वो, सॉरी, मैं अभी तुम्हारी क्लास चेक कर देती हूँ। तुमने उसे रोक लिया। जरूरत नहीं नान दीदी, मैं देख चुका हूँ। अच्छा ऐसा है तो तुम्हें कौन सी क्लास मिली? न्यू स्टूडेंट क्लास 1। क्लास टीचर झोई है। थांग या ने भौहें सिकोड़ ली। झोई? वो क्रेजी ओल्ड लेडी? वो तो 3rd ईयर पढ़ाती थी ना? फिर उसे न्यू स्टूडेंट टीचिंग में क्यों लगा दिया? जियांग नान भी थोड़ी वरीड हुई। मुझे भी नहीं पता। फिर उसने तुम्हारी तरफ देखा। युनबिंग, एक बात बता दूं, झोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उनकी क्लास में एलिमिनेशन रेट काफी हाई रहता है। मुझे डर है। तुम हल्का मुस्कुराए। नान दीदी, तुम मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करती हो? सोल पावर लेवल भूल गई क्या? जियांग नान तभी समझी। सही भी है। थोड़ी देर बाद बेबेई हुओ युहाओ को लेकर वापस आया। उसने अनाउंसमेंट बोर्ड देखा और चेहरे पर हेल्पलेस स्माइल आ गई। थांग या ने पूछा, बेबेई क्या हुआ? युहाओ भी झोई की क्लास में गया है? हुओ युहाओ ने क्यूरियस होकर पूछा। बेबेई ने पूरी बात समझाई। जब उसे पता चला कि तुम भी झोई की क्लास में हो तो उसने तुम्हें भी कुछ बातें समझाई। थोड़ी देर बात करने के बाद बेबेई और जियांग नान वहां से चले गए। तुम और हुओ युहाओ न्यू स्टूडेंट डॉर्मिटरी की तरफ चल पड़े। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हुओ युहाओ कई बार तुम्हारे गले की नेकलेस को देख रहा था और हर बार तुमने नोटिस कर लिया। शायद तियानमेंग ने उसे सब बता दिया था, लेकिन ये नेकलेस तुम नहीं देने वाले थे। इसे यूयो दीदी और बाकी लोगों ने खुद चुनकर बनाया था। डॉर्मिटरी के गेट पर पहुंचकर हुओ युहाओ ने सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा और आगे जाकर उससे पूछा, तुम ज्यादा पास नहीं गए? वो सी गॉड पेविलियन के मास्टर म्यूएन थे। ज्यादा पास जाने पर तुम्हारे बारे में कुछ डिटेक्ट हो सकता था। हुओ युहाओ वापस आया और तुम्हारी तरफ देखा। युनबिंग, तुम्हारा डॉम नंबर क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा था कि 4th फ्लोर से गर्ल्स डॉर्मिटरी शुरू होता है। वहां जाना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। पकड़े गए तो सीधे एक्सपेल कर दिया जाएगा। 106। हुओ युहाओ ने सिर हिलाया। परफेक्ट, मेरा 108 है। बूढ़े आदमी ने 108 नंबर डॉम की लोकेशन बता दी। हम दोनों के रूम्स पास हैं, साथ चलते हैं। ठीक है। तुमने भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे और हुओ युहाओ के डॉम नंबर्स सिर्फ एक रूम के गैप पर होंगे। दोनों के जाने के बाद म्यू लाओ ने अपनी धुंधली आंखें खोली और धीमे से बुदबुदाया, तो ये वही छोटा बच्चा है जिसके पास एक्सट्रीम कोल्ड आइसबर्ड मार्शल सोल है, इमॉर्टल हर्ब खाई है, तभी उसकी सोल पावर इतनी हाई है और शरीर में एक और ऑरा भी है। इंटरेस्टिंग, ये बच्चा भी कमाल है।
इसे जरा भी डर नहीं कि कोई उसके पीछे पड़कर उसे लूटने की कोशिश करेगा। जल्द ही तुम दोनों डॉर्मिटरी एरिया पहुंच गए। तुम्हारा रूम हुओ युहाओ के ठीक बगल में था। तुमने हेलो कहा और 106 में चले गए। दरवाजा खोलते ही एक ब्लैक हेयर्ड, ब्लैक आइड, ऑर्डिनरी लुकिंग 12 साल का लड़का लेफ्ट साइड बेड पर लेटकर कुछ खा रहा था। डॉम पहले से साफ था। तुम्हें देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। तुम वही बच्चे हो ना जिसे मैंने लाइन में देखा था। तुम एग्जाम पास कर गए। तुम्हारा टैलेंट कितना हाई है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कितने साल के हो? घर कहाँ है? मार्शियल सोल क्या है? कितने लेवल हो? मार्शियल सोल वगैरह प्राइवेट चीजें हैं, लेकिन मैं अपना मार्शियल सोल और लेवल बता सकता हूँ। बदले में तुम भी बताना। डील? तुम्हारे माथे पर बल पड़ गया। सवाल कितने हैं भाई? युनबिंग, 6 साल, अनाथ। तुम्हारा नाम? तुम दूसरी बेड के पास गए और बेडिंग निकालकर बिछाने लगे, लेकिन ब्लैक हेयर्ड लड़के ने तुरंत तुम्हारा बेडिंग उठा लिया और हंसते हुए बोला, मैं हेल्प कर देता हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरा नाम हुआंग यान है, 11 साल, स्टार लुओ एम्पायर से हूँ। तुम्हारे मुंह का कोना हल्का खिंच गया। किसे छोटा बोल रहा है? सोल बीस्ट की उम्र भी जोड़ो तो तुम 10 लाख साल से ज्यादा के हो चुके हो। फिर भी तुमने बस कहा थैंक्स। अरे नहीं नहीं, वैसे जब तुम इतने छोटे हो तो आगे से डॉम की सफाई मैं ही कर लिया करूंगा। तुम्हारा हाथ लगभग उठ ही गया था। वो बेड लगाते हुए भी बोलता रहा, मेरा मार्शियल सोल थॉर्न पर्पल वाइन है, सोल पावर लेवल 19 है और शायद 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में लेवल 20 भी पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा? थॉर्न पर्पल वाइन, कांटों वाली पर्पल वाइन, काफी टफ और पैरालाइसिस पॉइजन भी है। कंट्रोल सिस्टम के लिए काफी सूटेबल है। अब जब हुआंग यान ने अपना बता दिया तो तुम्हारे लिए छिपाना भी ऑकवर्ड था। मेरा मार्शियल सोल एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड है, सोल पावर लेवल 25 है। हुआंग यान ने बेड लगाना खत्म किया। ये सुनते ही वो करीब 10 सेकंड तक फ्रीज हो गया। एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड, लेवल 25 सोल पावर? युनबिंग, तुम इतनी छोटी उम्र में ग्रैंड सोल मास्टर हो? तुम फ्रीक हो क्या? तुमने बेबस होकर आह भरी। छोटा बोलना तो ठीक है, अब फ्रीक भी बना दिया। ये सोल पावर मैंने खुद थोड़ी कल्टीवेट की है। हुआंग यान अपनी बेड पर वापस बैठ गया और फिर पूछने लगा, युनबिंग, तुम कल्टीवेट कैसे करते हो? अगर तुम इनेट फुल सोल पावर हो तब भी इतनी जल्दी कल्टीवेट नहीं कर सकते। तुम तो सिर्फ 6 साल के हो। इस उम्र में ज्यादातर लोगों ने अभी अभी मार्शियल सोल अवेकन किया होता है। वैसे एक 12 साल का मॉन्स्टर है जो सोल ग्रैंड मास्टर है, लेकिन तुम 12 के होगे तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगे। तुम हंस भी नहीं पाए, रो भी नहीं पाए। लेवल 19 सोल पावर कमजोर नहीं है। फिर ये बंदा अभी से प्रोटेक्शन ढूंढने लगा। तुमने सिर हिलाया। होगा। हुआंग यान से थोड़ी देर बात करने के बाद तुम्हें एक बात याद आई, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, बाद में साथ में खाना खाने चलते हैं। ठीक है, आज मेरी तरफ से। तुम डॉम से बाहर निकले और सीधे 108 में चले गए। हुओ युहाओ सफाई कर रहा था और लगभग फिनिश कर चुका था। तुम्हें देखकर उसने पूछा, युनबिंग, कोई काम है? तुमने सिर हिलाया, साफ लकड़ी के बेड पर नजर डाली और आइस मून से एक नया बेडिंग सेट निकाल कर रख दिया। तुम्हारे लिए बेडिंग लाया हूँ, मना मत करना, मेरे सोल टूल में अभी कई और हैं। हुओ युहाओ पहले मना करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर उसे रखना ही पड़ा। तो थैंक्स युनबिंग, जब मेरे पास पैसे होंगे वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं, बोला ना, एक बेडिंग सेट की कोई बड़ी कीमत नहीं। मैं चलता हूँ। तुम मुड़कर बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद तुम और हुआंग यान कैफेटेरिया पहुंचे। हुआंग यान काफी जेनरस था और सीधे सबसे महंगे फूड काउंटर पर ले गया। दोनों ने सिंपल सा खाना खाया, लेकिन बिल करीब 20 गोल्ड सोल कॉइन्स का आया। खाने के बाद हुआंग यान के चेहरे पर साफ रिग्रेट था। उसका परिवार वेल्दी था, लेकिन एक मील पर करीब 20 गोल्ड सोल कॉइन्स खर्च करना फिर भी काफी ज्यादा था। तुम्हें थोड़ा मजा आया, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात में खाना खाने के बाद तुम बेड पर बैठकर मेडिटेशन करने लगे। पिछले कुछ महीनों में स्पीड इतनी फास्ट थी कि अब उल्टा तुम्हें ये स्पीड स्लो लग रही थी। अगर पास वाले रूम में हुओ युहाओ ने तुम्हारी ये बात सुन ली होती तो शायद वहीं चुप हो जाता। हुआंग यान वैसे तो कल्टीवेट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें ग्रैंड सोल मास्टर होकर भी इतनी मेहनत करते देखकर उसे भी आलस करना ऑकवर्ड लगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तुम विंडो के पास खड़े थे और बाहर हुओ युहाओ और वांग डोंग को लड़ते देख रहे थे। हुआंग यान पास आया। युनबिंग, क्या देख रहे हो? तुमने विंडो के बाहर इशारा किया। खुद देखो, कोई लड़ रहा है। वो हुओ युहाओ है ना? उसके पास सिर्फ एक वाइट 10 ईयर सोल रिंग है। इतना वीक कैसे है? फिर एकेडमी में एडमिशन कैसे मिला? और युनबिंग, तुम उसे जानते कैसे हो? तुमने हुआंग यान के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, ये 10 ईयर सोल रिंग तुम मांग कर भी नहीं पा सकते। हुआंग यान, गेस करो कौन जीतेगा? गेस करने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली वो पिंक ब्लू हेयर वाला। दिख नहीं रहा? हुओ युहाओ लगातार दब रहा है। ऊपर से वो पिंक ब्लू हेयर वाला मार्शियल सोल भी यूज नहीं कर रहा। चलो फिर बेट लगाते हैं, जो जीतेगा दोपहर में सबसे महंगे काउंटर का खाना लूजर खिलाएगा। मैं हुओ युहाओ पर बेट लगाता हूँ। हुआंग यान ने तुम्हें ऐसे देखा जैसे तुम पागल हो। तो मैं पिंक ब्लू हेयर वाले लड़के पर बेट लगाता हूँ। आखिर में हुओ युहाओ ने वांग डोंग को जमीन पर पटक दिया, दोनों पैरों से उसकी कमर लॉक की और उसके हाथ दबा दिए। हुओ युहाओ जीत गया। हुआंग यान की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे पॉसिबल है? वो पिंक ब्लू हेयर वाला लड़का बेवकूफ है क्या? मार्शियल सोल तक यूज नहीं किया। तुम वापस बेड पर बैठ गए। बेवकूफ नहीं,
बस एटीट्यूड ज्यादा था। उसे लगा मार्शियल सोल के बिना ही हुओ युहाओ को हरा देगा और उसने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। हुआंग यान ने तुम्हें घूरा। युन बिंग, किसे बेवकूफ बोल रहे हो? छोटे हो लेकिन बातें बड़ी करते हो। तुमने उसे जोर से घूरा। खाना खिलाओ। हुआंग यान का चेहरा उतर गया। समझ गया। 2 दिन बाद क्लासेस शुरू हुई। तुम और हुआंग यान न्यू स्टूडेंट क्लास 1 में पहुंचे। जैसे ही तुम अंदर गए आधी क्लास की नजरें तुम पर टिक गईं। उम्र बहुत कम थी और चेहरा भी काफी क्यूट था। जल्द ही फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये बच्चा भी नया स्टूडेंट है? सुना है एकेडमी ने इन दिनों एक बच्चा एडमिट किया है। टैलेंट बहुत हाई है। सोचा नहीं था हमारी क्लास में होगा। ये बच्चा भी हमारी क्लास का है। कितना क्यूट है। तुमने कैजुअली एक सीट पकड़ ली। हुआंग यान तुम्हारे बगल में बैठने ही वाला था कि एक लड़की ने उसे सीधे धक्का देकर हटा दिया। कुछ ही देर में तुम्हारे आगे पीछे और दोनों तरफ लड़कियां बैठ चुकी थीं। तुम थोड़ा स्पीचलेस हो गए। वांग डोंग अंदर आया तो उसके आसपास भी लड़कियां जमा हो गईं। कुछ देर बाद हुओ युहाओ आया और उसके ठीक पीछे झोई क्लासरूम में दाखिल हुई। पूरी क्लास शांत हो गई। झोई ने सब पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक पल के लिए तुम पर रुकी और फिर हट गई। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने सीधे कहा, इन रजिस्ट्रेशन के दिनों में जिसने भी लड़ाई की है खड़ा हो जाओ। सिर्फ हुओ युहाओ और वांग डोंग खड़े हुए। झोई ने दोनों को डांटा और सीधे पूरी क्लास को बाहर जाकर रनिंग करने का ऑर्डर दे दिया। सोल प्रेशर निकलते ही किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम भी बाकी सबके साथ टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकल गए। हुआंग यान तुम्हारे पास आया और आवाज धीमी की, युन बिंग, ये टीचर कुछ ज्यादा ही बैड टेम्पर्ड नहीं है? स्ट्रिक्ट होना अलग बात है लेकिन ये तो रूल्स के हिसाब से भी नहीं चलती। तुमने सिर हिलाकर उसे रिमाइंड किया, इसीलिए रनिंग के दौरान शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना। अगर पूरी रनिंग नहीं हुई तो हो सकता है सच में एक्सपेल कर दे। श्रेक स्क्वायर। तुम रनिंग ट्रैक पर उतरकर दौड़ने लगे। हुआंग यान तुम्हारे साथ था। अरे युन बिंग देखो, हुओ युहाओ और वो पिंक ब्लू हेयर वाला लड़का तो लड़ चुके हैं ना, फिर ये भी रनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं था कि टीचर जाओ नॉर्मल तरीके से नहीं चलती? उनका भी रनिंग करना ऑब्वियस है। अच्छा सही है। वांग डोंग बाद में आया लेकिन जल्दी ही कैचअप कर गया। हुआंग यान फिर सामने देखने लगा। युन बिंग देखो, वो पिंक ब्लू हेयर वाला लड़का कितनी फास्ट दौड़ रहा है। आखिर में थक कर गिर नहीं जाएगा? तुमने उसे घूरा। बस कर भाई, इतने सवाल कहाँ से आते हैं? मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि वो ग्रैंड सोल मास्टर है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी हाई है। तुम्हें कैसे पता? सोल पावर लेवल की बात अलग है लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी हाई है, ये कैसे पता? उससे मुकाबला किया है क्या? बहुत सवाल हैं, थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा। तुमने आगे देखा। हुआंग यान, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और एक बात, मेरा पीछा मत करना। इतना कहकर तुमने तुरंत स्पीड बढ़ा दी। तुम एक के बाद एक स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते चले गए। वांग डोंग के पास से निकलते समय उसकी आंखें चमक उठीं और उसने भी स्पीड बढ़ा दी लेकिन तुमने उसे कैचअप करने का मौका ही नहीं दिया। झोई स्क्वायर के किनारे खड़ी थी। उसकी नजर तुम पर थी। उसे पता था कि तुम्हारी उम्र कम है लेकिन उसने नहीं सोचा था कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी इतनी स्ट्रांग होगी। आधा समय गुजर गया। झोई की आवाज आई, स्पीड बढ़ाओ, मेरी पोजीशन को फिनिश लाइन मानो। तुम सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर गए। वांग डोंग उसके ठीक बाद आया और तुम्हारे पास रुक गया। छोटे भाई, हेलो, मेरा नाम वांग डोंग है। सोचा नहीं था तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ मुझसे भी बेटर होगी। तुम मुस्कुराए। हेलो, मेरा नाम युन बिंग है। वांग डोंग ने तुम्हारे गाल दबाए और फिर तुम्हारे सिर पर हाथ फेर दिया। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ था। तुम्हें अंदर से अजीब लगा लेकिन तुमने विरोध नहीं किया। जल्द ही वांग डोंग की नजर सबसे पीछे दौड़ रहे हुए युहाओ पर पड़ी। उसने भौहें सिकोड़ लीं और सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी हुआंग यान ने देखा कि वांग डोंग की पीठ से ब्लू विंग्स फैल गए थे और एक येलो और एक पर्पल सोल रिंग सामने आ गए। अब उसे समझ आया कि तुमने क्यों कहा था कि वांग डोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई है। वांग डोंग बाकी स्टूडेंट्स को लेकर आगे बढ़ा। तभी किसी स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। झोई ने तुम्हारी तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में बोली, क्या खुद को बहुत टैलेंटेड समझते हो? कुछ राउंड्स कम दौड़कर तुम्हें लगता है तुम सही हो? उसने उसे, वो तुमसे पूरे 6 साल छोटा है और वो भी एग्जाम देकर आया है। उसके सामने तुम खुद को जीनियस समझते हो? वो बच्चा भी आराम से दौड़ रहा है और तुम? उस स्टूडेंट ने तुम्हारी तरफ देखा, मुंह खोला लेकिन आखिर में चुप हो गया। तुमने होंठ सिकोड़ लिए। तुम्हें किसी के साथ कंपैरिजन में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। 15 मिनट बाद सब वापस क्लासरूम पहुंचे। तुम क्लास में बैठे बैठे ऊँघने लगे। क्लास खत्म होते ही हुओ युहाओ को बुला लिया गया। तुम और हुआंग यान लंच के लिए निकलने वाले थे कि वांग डोंग ने क्लास खत्म होते ही तुम्हें पकड़ लिया। छोटे युन बिंग, लंच करने जा रहे हो? साथ चलते हैं, आज भाई खिलाएगा। वांग डोंग हुआंग यान के साथ काफी कोल्ड था। हुआंग यान उससे दोस्ती करना चाहता था लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तुमने भी सोचा खुद जाकर वांग डोंग से दोस्ती करने की जरूरत नहीं। आखिर तुम सिर्फ 6 साल के थे, ऊपर से दिखते भी इतने क्यूट थे कि लोग खुद ही तुम्हारे पास आ जाते थे। लंच के बाद डॉम वापस आए। दोपहर की क्लास भी जल्दी शुरू हो गई। झोई क्लासरूम में आई। सब खड़े हो जाओ। सबको स्क्वायर पर बुलाया गया। श्रेक स्क्वायर पर पहले से ढेर सारी आयरन आर्मर रखी हुई थी। झोई ने तुम्हारी और वांग डोंग की तरफ देखा। वांग डोंग प्रेजेंट, युन बिंग प्रेजेंट। झोई बोली, मैंने तुम लोगों के एडमिशन एग्जाम के रिजल्ट्स देखे हैं। ऊपर से सुबह का टेस्ट भी जोड़कर देखूं तो अभी तक पूरी क्लास में युन बिंग की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है लेकिन तुम्हारी उम्र बहुत कम है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से वांग डोंग न्यू स्टूडेंट क्लास 1 का क्लास मॉनिटर होगा। क्या वो ऑलरेडी 2 सोल रिंग्स वाला है? फेक है क्या?
मेरे कान जरूर खराब हो गए हैं। वांग डोंग भी हैरानी से तुम्हारी तरफ देखने लगा। तुमने बस कैजुअली कंधे उचका दिए। टीचर जाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, झोई ने आगे कहा। तो तय रहा, लेकिन क्लास मॉनिटर की पोजीशन परमानेंट नहीं होगी। जो भी उसे हराने की एबिलिटी रखता है वो उसे रिप्लेस करके मॉनिटर बन सकता है। युनबिंग को छोड़कर। सब समझ गए? समझ गए। झोई ने आयरन आर्मर की तरफ इशारा किया। ये आयरन आर्मर है, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है। हर स्टूडेंट एक पहनेगा। पहनने के बाद स्क्वायर के चारों तरफ रनिंग शुरू करो। अब से लेकर क्लास खत्म होने तक लगातार दौड़ना है। सोल पावर यूज कर सकते हो, लेकिन सोल स्किल्स नहीं। राउंड्स के हिसाब से रैंकिंग होगी। लास्ट वाला एक्सपेल होगा। स्टूडेंट्स ने आयरन आर्मर उठाई और सबके चेहरे बदल गए। तुम आगे बढ़ने ही वाले थे कि झोई ने तुम्हें रोक दिया। युनबिंग, तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अलग टास्क है। कई लड़के तुरंत भड़क गए। टीचर जाओ, मुझे ऑब्जेक्शन है, ये क्यों नहीं दौड़ेगा? अगले ही पल एक गर्म ऑरा ने पूरे एरिया को दबा दिया। शोर मचा रहे सारे लड़के तुरंत चुप हो गए और डर कर तुम्हारे पीछे देखने लगे। तुमने पलट कर देखा, एक रेड ड्रेस्ड लड़की वहां खड़ी थी। उसकी पीठ पर फीनिक्स के 2 विंग्स थे जिनमें गोल्डन रेड फ्लेम्स जल रही थीं। 6 सोल रिंग्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे। येलो येलो, पर्पल पर्पल, ब्लैक ब्लैक। माँ शियाओताओ, उसने अभी ऑब्जेक्शन करने वाले लड़कों को ठंडी नजर से देखा। अभी किसे ऑब्जेक्शन था? किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। मेरी ईवल फायर को सप्रेस करने के बीच में डिस्टर्ब करने की हिम्मत है? मरना है क्या? लड़कों ने तुरंत सिर हिला दिया, शरीर तक कांप रहे थे। माँ शियाओताओ ने कोल्डली स्नॉट किया। जिसे भी प्रॉब्लम है मेरे पास आ जाना। इतना कहकर उसने झोई की तरफ देखा। टीचर जाओ, तो मैं इस छोटे से बच्चे को ले जा रही हूँ। झोई ने सिर हिला दिया। माँ शियाओताओ तुम्हारी सहमति का इंतजार किए बिना बोली, टाइम खत्म होने पर वापस भेज दूंगी। तुम्हारे छोटे से चेहरे पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। बिल्कुल नहीं, तुमसे ईवल फायर सप्रेस करवाना मजाक चल रहा है क्या? तुम्हें याद था हुओ युहाओ के पास आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन टॉर्सो बोन, अल्टीमेट आइस मार्शल सोल और आइस एम्परर प्रोटेक्शन होने के बावजूद उसे ईवल फायर सप्रेस करते करते जान निकलने लगी थी। और तुम्हारे पास तो सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड मार्शल सोल था, वो भी अल्टीमेट आइस तक नहीं था। तुम अंदर ही अंदर रो पड़े। शियाओताओ सीनियर सिस्टर, मेरा ये छोटा सा शरीर आपकी टॉर्चर सह नहीं पाएगा, मुझे छोड़ दो। यूयो दीदी जल्दी बचाओ। आइस फायर ट्विन आइज में यूयो को अचानक छींक आ गई। मैं तो प्लांट क्वीन हूँ, मुझे छींक कैसे आ गई? ओह हाँ, छोटे युनबिंग ने कहा था ना, 1 छींक मतलब कोई याद कर रहा है, 2 मतलब कोई गाली दे रहा है, 3 मतलब कोई मार रहा है। मैंने तो सिर्फ 1 छींक मारी, मतलब कोई मुझे मिस कर रहा है। कौन होगा? पक्का छोटा युनबिंग ही होगा। छोटे युनबिंग, चलो कम से कम तुम्हारी कॉन्शियंस तो जिंदा है। दीदी को याद तो करते हो। सी गॉड आइलैंड। माँ शियाओताओ तुम्हें गोद में लेकर तेज रफ्तार से चली और आखिर में सी गॉड पेविलियन के पास एक रूम में पहुंची। उसने तुम्हें हल्के पिंक ब्लैंकेट पर बैठाया और तुम्हारे साथ आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। हेलो, मेरा नाम माँ शियाओताओ है, मैं इनर कोर्ट की स्टूडेंट हूँ। तुमने आंखें झपकाई। सीनियर सिस्टर, हेलो, मैं युनबिंग हूँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन मेरा ये छोटा शरीर आपकी टॉर्चर शायद सह नहीं पाएगा। माँ शियाओताओ हंस पड़ी और तुम्हारे सिर पर हल्की चपत मारी। युनबिंग, तो मैं तुम्हें छोटा युनबिंग बुलाऊंगी। बताओ छोटे युनबिंग, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तुम्हें क्यों टॉर्चर करूंगी? तुमने कमजोर आवाज में कहा। मैं नहीं चाहता। माँ शियाओताओ ने तुम्हें देखा, उसकी आंखों में हंसी थी। सच? लेकिन मैं जितना देख रही हूँ तुम तो पूरा बच्चा ही लगते हो, ज्यादा से ज्यादा 8 साल के। हालांकि मुझे पता है कि तुम 7 के भी नहीं हो। माँ शियाओताओ तुम्हारा हेल्पलेस चेहरा देखकर खुद भी हंसने लगी। बच्चा ही तो है, इसमें हेल्पलेस होने वाली क्या बात है, बड़ा हो जाएगा। माँ शियाओताओ सीधे अपनी बात पर आ गई। ठीक है छोटे युनबिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मेरा मार्शियल सोल ईवल फायर फीनिक्स है, लेकिन ये ईवल फायर कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे मेरी कल्टीवेशन और बैटल दोनों अफेक्ट होते हैं। ज्यादा सीरियस होने पर ये मेरी कॉन्शियसनेस तक को करप्ट कर सकता है, इसलिए इसे सप्रेस करना जरूरी है। इतना सुनकर छोटे युनबिंग, अब तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। मुझे तुम्हारे मार्शियल सोल की एक्सट्रीम कोल्ड पावर चाहिए ताकि मैं अपनी ईवल फायर को सप्रेस कर सकूं। सच कहूं तो मेरी ईवल फायर अब लगभग कंट्रोल से बाहर होने वाली है। इसी बीच मेरे टीचर मार्शियल सोल डिपार्टमेंट के डीन यान शाओजे ने बताया कि न्यू स्टूडेंट्स में एक ऐसा सोल मास्टर आया है जिसके पास टॉप लेवल आइस एट्रीब्यूट मार्शियल सोल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। उसने फिर कहा, और हाँ, उम्मीद है तुम मेरे टीचर को ब्लेम नहीं करोगे कि उन्होंने तुम्हारे मार्शियल सोल की बात मुझे बताई, वो भी मेरी हेल्प के लिए ही था। मैं उनकी तरफ से तुमसे सॉरी बोल सकती हूँ। बात यहाँ तक आ गई थी, अब तुम और क्या कहते? तुमने अग्री कर लिया। हालांकि यान शाओजे का ये मूव तुम्हें सच में पसंद नहीं आया। तुम्हारी और माँ शियाओताओ की सोल पावर में जमीन आसमान का फर्क था। तुम्हें ईवल फायर सप्रेस करने के लिए भेज दिया, अगर कुछ हो गया तो? ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं मान गया, लेकिन मुझे करना क्या होगा? माँ शियाओताओ ने राहत की सांस ली। रिलैक्स छोटे युनबिंग, बाद में मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट करूंगी। तुम्हें बस मार्शियल सोल रिलीज करके अपनी सोल पावर को आइस कोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना है और मेरे शरीर में भेजना है। तुम थोड़ा सस्पिशियस हुए, इतना सिंपल? लेकिन सीनियर सिस्टर, मेरी सोल पावर आपसे काफी कम होगी ना? माँ शियाओताओ ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें लगा ये कितना मुश्किल होगा? सोल पावर खत्म होने की बात है तो तुम रिकवर करके फिर आ जाना।
ऐसे कई राउंड्स कर लेंगे, तुम्हारे होंठ हल्के फड़के। कहना कितना इजी है। तुमने हेल्पलेस होकर एक के बाद एक मिल्क बॉटल्स निकालनी शुरू की, पूरे 30। सभी सोल पावर से फुल भरी हुई थी। माँ शियाओताओ की आंखें चमक उठी। इतनी सारी मिल्क बॉटल्स? छोटे युनबिंग, तुम काफी रिच हो, तुमने ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की। तो शुरू करें सीनियर सिस्टर। मेरी पीठ पर हाथ रखकर कोल्ड एनर्जी भेजना चलेगा? माँ शियाओताओ ने कंफ्यूजन से तुम्हें देखा। मेरी पीठ पर हाथ रखकर? वो भी चलेगा, लेकिन छोटे युनबिंग, मैं भी इतनी जल्दी में नहीं हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? कोई काम है? तुमने पहले सिर हिलाया, फिर दोबारा हिलाया। काम है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, हुआंग यान को रात में हुओ युहाओ की ग्रिल्ड फिश खाने जाना था, और इस बार जियांग नान वाला पार्ट नहीं था। तुम भी जानना चाहते थे कि शू सांशी इस बार आएगा या नहीं। अगर वो नहीं आया तो हुओ युहाओ की शुआनशुई पिल शायद गई। और कोइंसिडेंस देखो, हुओ युहाओ ने दोपहर में ही तुम्हें रात में ग्रिल्ड फिश खाने बुलाया था। तुमने हाँ भी कर दी थी, और अब माँ शियाओताओ का ये बड़ा सरप्राइज अचानक सामने आ गया। क्या काम है? कब? क्लास में एक फ्रेंड ग्रिल्ड फिश बेचने वाला है, उसने मुझे खाने के लिए बुलाया है। टाइम शायद आफ्टरनून क्लास खत्म होने के बाद है। माँ शियाओताओ ने थोड़ा सोचा। ऐसा है तो ऐसा करते हैं, आफ्टरनून क्लास खत्म होने तक मैं काफी ईवल फायर सप्रेस कर लूंगी, फिर मैं तुम्हें वापस भेज दूंगी और कल दोबारा ले आऊंगी। और तुम्हारे पास इतनी सारी मिल्क बॉटल्स हैं, हो सकता है तब तक पूरी तरह सप्रेस भी हो जाए। आखिरी बात उसने बस कहने के लिए कही थी। आखिर क्लास खत्म होने में अभी सिर्फ 2 घंटे थे। तुम पहले मना करना चाहते थे, लेकिन फिर लगा ठीक है, टाइम भी ज्यादा हो रहा था और तुम भी थक जाओगे। बात तय होने के बाद माँ शियाओताओ बोली, तो शुरू करें छोटे युनबिंग। तुमने एक्सट्रीम कोल्ड आइस बर्ड मार्शल सोल रिलीज किया और उसका सेकेंडरी बॉडी कंप्लीट किया। फिर माँ शियाओताओ के पीछे बैठकर उसकी पीठ पर हाथ रख दिया। मार्शल सोल रिलीज होते ही कोल्ड ऑरा फैल गया। माँ शियाओताओ की आंखें हल्की चमकी। टॉप लेवल आइस एट्रीब्यूट मार्शल सोल सच में काम कर रहा है। अगले ही पल तुमने कोल्ड एनर्जी उसके शरीर में भेजनी शुरू कर दी। ईवल फायर धीरे धीरे सप्रेस होने लगी। तुमने माँ शियाओताओ को ईवल फायर अपने शरीर में डालने नहीं दिया। वो सप्रेशन नहीं, सीधा सुसाइड होता। हुओ युहाओ के पास आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन टॉर्सो बोन था, अल्टीमेट आइस था, और कई लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड्स भी थे। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसलिए सबसे सेफ तरीका यही था कि तुम कोल्ड एनर्जी उसके शरीर में भेजो और उसे धीरे धीरे खुद एब्जॉर्ब करने दो। टाइम धीरे धीरे गुजरता गया। मिल्क बॉटल्स लगातार खत्म होती रहीं। तुम और माँ शियाओताओ दोनों क्लास खत्म होने का टाइम ही भूल गए। श्रेक स्क्वायर में झो यी हुओ युहाओ की विल पावर से भी थोड़ा शॉक्ड थी। क्लास खत्म होने की बेल बजने के बाद उसने एग्जॉस्टेड स्टूडेंट्स के लिए ट्रीटमेंट अरेंज कराया और फिर क्लास मॉनिटर भी बदल दिया। डॉर्मिटरी में हुआंग यान को अचानक नेक्स्ट रूम से एक चीख सुनाई दी। वो पूरा कंफ्यूज हो गया। पता नहीं हुओ युहाओ और वांग डोंग फिर क्या कर रहे थे। जल्द ही दरवाजे पर नॉक हुआ। हुआंग यान ने दरवाजा खोला और सामने हुओ युहाओ को देखा। क्लास मॉनिटर, कोई काम है? हुओ युहाओ ने तुम्हारे बेड की तरफ देखा। युनबिंग अभी तक वापस नहीं आया। हुआंग यान ने सिर हिलाया। क्लास मॉनिटर, कोई काम है तो मैं उसके वापस आने के बाद बता दूंगा। हुओ युहाओ ने समझाया। कुछ खास नहीं, आज से मैं श्रेक एकेडमी के गेट के बाहर ग्रिल्ड फिश बेच रहा हूँ। मैंने युनबिंग को भी बुलाया था, लेकिन आज आफ्टरनून में वो उस सीनियर सिस्टर के साथ चला गया था, इसलिए बस पूछने आया था कि वापस आया या नहीं। हुआंग यान ने ग्रिल्ड फिश सुनते ही इंटरेस्ट दिखाया। क्लास मॉनिटर ग्रिल्ड फिश बेच रहा है तो मुझे 2 फिश खानी ही होंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हुओ युहाओ मुस्कुराया। बिल्कुल, साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सेकंड फिश बनाऊंगा। पहले से एक कस्टमर है। ठीक है। हुआंग यान हुओ युहाओ के साथ डॉम से बाहर निकला। तभी उसने देखा कि एक प्रिटी सीनियर सिस्टर भी वहां थी। हुओ युहाओ उसे शियाओ या टीचर बुला रहा था। रास्ते भर थांग या उससे आफ्टरनून की बातें पूछती रहीं। साफ था कि वो काफी वरीड थी। स्कूल गेट के बाहर पहुंचकर थांग या ने कहा कि वो कुछ और खाने के लिए खरीदने जा रही है और वहां से चली गई। हुओ युहाओ ने जल्दी से 2 फिश ग्रिल कर दी। खुशबू फैलते ही हुआंग यान के मुंह में पानी आ गया। उसने फिश ली और एक बाइट लिया। उसने तुरंत थम्स अप कर दिया। बहुत टेस्टी है। क्लास मॉनिटर, तुम्हारी कुकिंग तो काफी अच्छी है। लेकिन क्लास मॉनिटर, तुमने अभी कहा था कि मैं सेकंड कस्टमर हूं ना? हुओ युहाओ फिश ग्रिल करते हुए समझाने लगा। हाँ, शियाओ या टीचर, यानी जो सीनियर सिस्टर अभी हमारे साथ आई थी, वो फर्स्ट कस्टमर है, लेकिन वो कुछ और खाने गई है और उसने 2 फिश अपने लिए रिजर्व करने को कहा था। ग्रिल्ड फिश ज्यादा देर रखी तो ठंडी होकर टेस्ट खराब हो जाएगी, इसलिए पहले तुम्हारी बना दी। अच्छा। हुआंग यान ने फिर एक बाइट लिया, लेकिन उसे लगा कि अभी वाली फिश उतनी टेस्टी नहीं है। वैसे क्लास मॉनिटर, एक फिश कितने की है? कुछ नहीं, आज फर्स्ट डे है। मेरी तरफ से नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? खाना खाया है तो पैसे तो देने ही होंगे। सच में कोई बात नहीं। आखिर हुओ युहाओ हुआंग यान से बहस नहीं जीत पाया। हुआंग यान ने सीधे एक जिन सोल कॉइन दिया। बाकी रखने दो, अगली बार उसमें से काट लेना। हुओ युहाओ ने भी ज्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश नहीं की और खुशी से रख लिया। ग्रिल्ड फिश की खुशबू जल्द ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को खींच लाई। थांग या के लिए रखी 2 फिश छोड़कर बाकी सारी बिक गईं। तभी श्रेक एकेडमी के गेट से कुछ पर्पल यूनिफॉर्म पहनी फीमेल स्टूडेंट्स बाहर आईं। उनमें से एक के आते ही आसपास की सारी नजरें उसकी तरफ चली गईं। जियांग नान नान। उसी समय सामने वाली रोड से एक लड़का और एक लड़की भी आते दिखाई दिए।
दोनों इक्वली नोटिसेबल थे। एक फीमेल स्टूडेंट ने ग्रिल्ड फिश की स्मेल लेते ही हैरानी से कहा, वाह कितनी अच्छी स्मेल है, ये कैसी खुशबू है। जियांग नान नान ने स्मेल की तरफ देखा और हुओ युहाओ को देख लिया। स्टॉल के सामने खड़े स्टूडेंट्स अपने आप रास्ते से हट गए। जियांग नान नान और बाकी लड़कियां ग्रिल के पास आ गईं। अरे तुम हो जूनियर, ये ग्रिल्ड फिश कितने की है? पास वाली लड़की ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। अरे नान नान, तुम इसे जानती हो? जियांग नान नान ने सिर हिलाया। हाँ जानती हूँ, इसे शियाओ या ने इंट्रोड्यूस किया था, ये उसकी सेक्ट का मेंबर है। वो लड़की धीमे से बोली, शियाओ या की सेक्ट? उसमें तो सिर्फ बेई बेई और वही थी ना, कोई और भी ज्वाइन कर गया? दूसरी लड़की ने भी धीमे से कहा, मुझे याद है शियाओ या की सेक्ट को हर साल एक फ्री एडमिशन स्लॉट मिलता है कहीं। जियांग नान नान ने उसे रोक दिया। बस करो, जूनियर ने सुन लिया तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे पसंद नहीं कि कोई उसके सामने थांग या के बारे में डिस्कस करे। दोनों लड़कियां थोड़ी ऑकवर्ड हुईं और चुप हो गईं। हुओ युहाओ ने सब सुन लिया था, उनकी बातों में कोई खास मैलिस नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड दोनों के लिए थोड़ा कोल्ड हो गया। उसने जियांग नान नान की तरफ देखा। सीनियर हेलो, मेरी ग्रिल्ड फिश 5 कॉपर सोल कॉइन्स की एक है। जियांग नान नान कुछ कहती, उससे पहले पास खड़ी भूखी लड़की बोल पड़ी, मुझे एक दे दो। वो युहाओ ने कामली कहा, सॉरी आज की सारी फिश बिक चुकी हैं। लड़की ने तुरंत ग्रिल पर रखी 2 फिश की तरफ इशारा किया। ये 2 क्या हैं? ये पहले से किसी के लिए प्रॉमिस्ड हैं। तभी सामने से आई लड़की ने भी कहा, ऐसा है? अफसोस, मैं भी एक फिश खाना चाहती थी। उसके पास खड़े लड़के का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। छोकरा बेचने से मना कर रहा है? उसने एक गोल्ड सोल कॉइन फेंका और सीधे ग्रिल्ड फिश उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। वो ब्लैक यूनिफॉर्म में था, साफ था कि वो सीनियर स्टूडेंट है। जियांग नान नान ने भौहें सिकोड़कर उसका हाथ रोक दिया। हुओ युहाओ ने भी तुरंत फिश अपने हाथ में ले ली। शूसानशी, थोड़ा सेंस रखो। शूसानशी का चेहरा अनप्लेजेंट हो गया। जियांग नान नान, तुम ज्यादा इंटरफियर मत करो, ये लड़का तुम्हारा कोई जानने वाला भी नहीं है। इतना कहकर उसने फिर हुओ युहाओ से फिश छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। जियांग नान नान की भौहें और सिकुड़ गईं और वो उसे रोकने ही वाली थी कि शूसानशी के साथ आई लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांशी, रहने दो, खाएं या न खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। शूसानशी की आवाज फर्म थी। नहीं रुओ चेनरो, तुम कल चली जाओगी। जब तुम्हें ये ग्रिल्ड फिश खानी है तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें खिलाऊंगा। रुओ चेनरो हेल्पलेस होकर मुस्कुराई। दूसरों की फिश से ज्यादा मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई फिश खानी है। चलो पहले 2 फिश खरीदते हैं, फिर तुम मेरे लिए ग्रिल करना, चलेगा? शूसानशी एक पल के लिए स्टन्ड हुआ। ठीक है बिल्कुल, लेकिन मुझे फिश ग्रिल करना आता ही नहीं। इतना कहकर वो ऑकवर्डली हंस दिया। रुओ चेनरो ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाऊंगी। तुम्हारी मार्शल सोल टैलेंट इतनी अच्छी है, ग्रिल्ड फिश बनाना भी जल्दी सीख जाओगे। शूसानशी को बात सही लगी। उसने उल्टा रुओ चेनरो का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से चले गए। सच में फिश खरीदने चले गए। हुओ युहाओ दोनों की पीठ देखता रह गया। उसकी हालत लगभग टूट गई। उसकी शुआनशुई पिल, 2 शुआनशुई पिल्स ऐसे ही चली गईं। उस समय जियांग नान नान के अचानक रात में चले जाने के बाद अगले दिन शुआनमिंग सेक्ट ने दूसरी लड़की को चुन लिया था, रुओ चेनरो। उसका बैकग्राउंड ऑर्डिनरी था। उसने मुटेटेड मार्शल सोल वाटर हिबिस्कस अवेकन किया था और उसकी इनेट सोल पावर लेवल 6 थी। शुआनमिंग सेक्ट की कंडीशंस सामने आने के बाद उसके परिवार वाले नेचुरली चाहते थे कि वो अग्री कर ले। रुओ चेनरो का नेचर सॉफ्ट था। फैमिली की सिचुएशन और अपनी हालत सोचने के बाद उसने आखिर में हाँ कर दी। फैक्ट्स ने साबित किया कि उसका डिसीजन सही था। उस रात शूसानशी भले ही रफ और स्कैरी था, लेकिन बाद में उसके साथ काफी अच्छा रहा। शुआनशुई पिल तक उसे खाने के लिए दी। वो चाहता था कि वो श्रेक आकर उसके साथ पढ़े। जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उसने यहाँ तक सोचा कि श्रेक छोड़ देगा। हालांकि आखिर में उसके पिता ने उसे डांटकर समझा दिया, लेकिन उसकी फीलिंग्स सच थीं। इस बार श्रेक की क्लासेस शुरू होने वाली थीं, इसलिए शूसानशी खास तौर पर उसे एकेडमी के बाहर घुमाने लाया था। रुओ चेनरो को भरोसा था कि शूसानशी हमेशा उसके साथ अच्छा रहेगा। हुआंग यान ने शूसानशी और रुओ चेनरो को जाते देखा और चुप हो गया। अचानक उसे लगा, क्या मुझे भी शायद कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए? अगर आपको आगे की स्टोरी जानी है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।